दुनिया में बहुत सारे टॉयज हैं। प्रेयर के शब्द गूंज रहे थे। आर फादर। चांदी के आर्मर में एक नाइट ने अपनी तलवार पकड़ रखी थी और बोला एमेन। उसके मास्क से उसकी सख्त नजर झलक रही थी। वो गंदे डेमन को बता रहा था कि वो लॉर्ड के नाम पर उसे सजा देगा। हीरो ने कहा कि एक टॉय बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, पहले उससे डील करेगा फिर बात पूरी करेगा। खून से भरा नाइट जमीन पर पड़ा था। हीरो ने कहा कि उसने उसे उसके फादर के पास भेज दिया है, अब जितना चाहे उतनी प्रार्थना करे। ग्रे क्लोक पहने एक आदमी ने आगे कदम बढ़ाया। उस आदमी की एक आंख पर आई पैच था। उसने अपनी घड़ी देखी और कहा कि लगता है टाइम खत्म हो रहा है। सफेद बालों वाला आई पैच पहने आदमी ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ रखी थी और बोला कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। यह अफसोस की बात है, लेकिन उन्हें जल्दी करनी होगी। हीरो ने पूछा एनिवर्सरी? जमीन पर खूनी हथियार पड़े थे, चाकू और तलवारें। एक साया उन पर छा गया। हीरो हंस पड़ा और बोला कि उसे लगा ये फ्यूनरल है। लड़की ने पूछा कौन है वहां? बॉस ने कहा कि लगता है इस बार एक क्यूट टॉय आया है। पिगटेल्स वाली लड़की ने दरवाजे से झांक कर पूछा कि क्या ये टॉप फ्लोर है और क्या वो टावर का ओनर है? आवाज आई, हाँ मैं ही हूँ। क्यूट लड़की मुस्कुराई और बोली कि अच्छा हुआ, वो कई बार भटक चुकी थी। अचानक वो लड़की गुस्से में आ गई। उसकी हथेली में एक चमकता हुआ गोला बना और वो चीखी कि उसे मुश्किल से ये मिला है और वो मौत चाहती है। बॉस ने कहा कि वो एक बड़ी मुसीबत है। एक बड़ा काला हाथ उस लड़की को बालों से पकड़कर रोके हुए था। वो रोते हुए माफी मांग रही थी और कह रही थी कि उसे मत मारो। बॉस ने कहा सपने मत देखो, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है और यही इसका अंत है। हीरो ने सोचा कि आखिरकार सब समझ गए हैं। सींगों वाला एक काला मॉन्स्टर तेजी से सामने खड़े आदमी की तरफ बढ़ रहा था। वो आदमी हैरानी में अपनी तलवार पकड़ रहा था। लाल इम्पैक्ट लाइंस उसके शरीर पर उभर आईं। ये सब टॉयज। सींगों वाला मॉन्स्टर ने वार किया। खून छिड़क गया। उसके चेहरे पर जानवर जैसा थूथन और लाल आंखें थीं। वो सब उसके हाथों ही मारे जाने वाले थे। हीरो का नाम बैफेट था। वो इस टावर का लॉर्ड था। उसका काम टॉयज की क्वालिटी इवैल्यूएट करना था। दीवार पर एक स्टार बना था जिसके नीचे रंग बिरंगे पैनल्स थे। एक ऊंची पीठ वाली थ्रोन थी जिसमें बैफेट हथियारों के बीच बैठा था। थ्रोन के सामने एक आदमी भाला पकड़कर खड़ा था। हीरो ने सोचा कि उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सुख वही पल होता है जब अगला टॉय सामने आता है। बैफेट ने आगे देखा, उसकी आंखें लाल थीं। उसने सोचा कि यही उसकी निराशा का असली सोर्स है। एक बड़ा मॉन्स्टर एक आदमी को पैर से पकड़कर उठाए हुए था। ये सोचकर कि ये टॉय भी टूट चुका है, उसने लाश को दूर फेंक दिया। मॉन्स्टर एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था जिसमें अजीब पैटर्न बने थे। उसने सोचा कि ये दरवाजा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो इसे खोल ही नहीं सकता। काले हाथ पर तेज पंजे थे, मतलब टॉयज की दुनिया तक का रास्ता उसके लिए बंद था। बैफेट यहीं बेमकसद जिंदा था, सिर्फ थोड़े से मनोरंजन का इंतजार करता हुआ। जब नया शिकार आने में देर होती तो उसे सोचना पड़ता कि अपना वक्त कैसे काटे। सींगों वाला मॉन्स्टर चुपचाप अपना सिर झुका लेता है। वो सोचता है और गुस्से में कोसता है कि सब कुछ कितना खराब है और वो कितना थक चुका है। काला मुक्का दीवार पर पड़ा और सवाल उठा, क्यों? बैफेट ने अपनी मुट्ठी से दीवार पे वार किया, पूछता हुआ कि यहाँ सब इतना बोरिंग क्यों है। उसके तेज घावों से सफेद निशान पड़ गए। वो बार बार वही सवाल दोहराता रहा, क्यों? बॉस ने अपनी बंद मुट्ठियां उठाईं और पूछा कि उसे यहाँ अकेला क्यों बंद कर दिया गया है बिना किसी रास्ते के। टावर का मालिक बंद दरवाजे को अपने हाथों से छू कर खड़ा था। उसके पीछे फोन वाइब्रेट हो रहा था। जमीन पर एक स्मार्टफोन पड़ा था जो बज रहा था। ये आखिरी टॉय का फोन था जो गिर गया था। सींगों वाला जानवर मुड़ा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जोर जोर से हंसी गूंज उठी। आदमी ने दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए चिल्लाया, आखिरकार लास्ट फ्लोर। ग्रे बालों वाले आदमी की आंखों में पक्का इरादा था। उसने पूछा कि क्या ये टावर का बॉस है? मैं इसे मारकर सबसे बड़ा हंटर बन जाऊंगा। पेटा हुआ आदमी चुप था। उसका चेहरा सूजा हुआ था। वो बॉस के सामने घुटनों पर बैठा था और माफी मांग रहा था। अचानक वो पीछे रेंगता हुआ मदद के लिए चीखने लगा। उसने अपना हाथ सर पे रखकर बॉस की तरफ देखा और कुछ दिखाया। बैफेट के हाथ में एक चमकता हुआ फोन था। उसने पूछा ये चीज क्या है? वो बस क्यूरियस था। पिटे हुए आदमी ने उंगली उठाई और बोला कि ये गैजेट फेशियल रिकग्निशन से खुलता है। टावर बॉस ने कटा हुआ सर फोन के सामने रखा और फोन ने उसके महान काम की तारीफ की। ग्रे बालों वाला आदमी फोन हाथ में पकड़कर बोला कि इसे कैमरा कहते हैं और इसकी मदद से दिल के करीब के पल कैप्चर किए जा सकते हैं। उसने पोज बनाया और टॉप फ्लोर के बॉस के साथ दिल का साइन दिखाया, जैसे वो हमेशा के दोस्त हो। बैफेट सोच रहा था कि ये टॉयज किस दुनिया से आते हैं। वो जमीन पर बैठा था, उस आदमी के पास जो बता रहा था कि इसमें म्यूजिक भी सुना जा सकता है। ये एक तरह का लीगल ड्रग है। सींगों वाला मॉन्स्टर शांत बैठकर सब सुन रहा था। आदमी ने तलवार की तरफ देखकर कहा कि वो काफी अच्छा कर रहा है, वो बिना तलवार के भी कर सकता है। हीरो ने सोचा कि ये सिंपल क्यूरियोसिटी से काफी आगे बढ़ चुका है। प्लेयर ने तलवार उठाई और घुमाते हुए पूछा कि क्या उसे अंडरवर्ल्ड चला जाना चाहिए बिना फोन से नजर उठाए। मॉन्स्टर ने एक ही हाथ से उसे हरा दिया और बोला कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। उसने सोचा कि आखिरकार उसे इस टावर में कुछ ऐसा मिल गया है जो उसे एंटरटेन करता है। बैफेट ने अंधेरे में पड़ी चीजों के ढेर को देखा और सोचा कि असल में उसके पास टॉयज का एक पूरा लूट डिपॉजिट है। उसने एक नोटबुक देखी जिसमें नाम और लाल स्टार्स लिखे थे। उसने सोचा कि शायद ये ड्राइंग्स का कलेक्शन है। ये सब क्या है? 3 लाल सितारे चमक रहे थे।
लाल नोटबुक साइड में उड़कर गिर गई जिसमें लिखा था कि कचरा अपने साथ ले जाओ। दिमाग में आवाज़ें गूंज रही थीं। ये क्या है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये किस काम के लिए है? इन सब के बीच मॉन्स्टर ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने नोटबुक्स और टॉयज़ पड़े थे। उसके काले पंजे में फूलों के साथ मुस्कुराती हुई एक लड़की की फ़ोटो थी और वो टॉयज़ की ज़िंदगी को समझने लगा। बोमेट अपने हाथ सिर के नीचे रखकर लेटा हुआ था। उसके पास एक फ़ोन पड़ा था जिसमें से गाने बज रहे थे, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। उसकी लाल आँख का लुक उदास था। जैसे जैसे हीरो टॉयज़ की दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानता गया, वैसे वैसे वो उनकी दुनिया में जाना चाहता था, असली दुनिया में। उसके आसपास जो कुछ भी था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। उसका हाथ उठा जिसमें कलाई पर एक ग्रे लॉक बंधा हुआ था। बीस्ट ने ऊपर देखा। टॉयज़ का एक विश्वास होता है कि कोई है जिसे वो भगवान कहते हैं, जो उनकी विशेष पूरी करता है। बॉस ने अपनी हथेली को देखा और सोचा, अगर भगवान सच में होता है तो शायद मेरी विश भी पूरी कर दे। फ़ोन से म्यूजिक आ रहा था, फिर अचानक बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। बॉस ने सोचा, हाँ हाँ बिल्कुल। बैथोमेन फ़ोन को हाथ में पकड़े बैठा था। उससे गूज़बम्स आ रहे थे। मुझे क्या हो रहा है? उसने उदासी से सांस भरी। तब बॉस ने महसूस किया कि टावर में एक हाउल गूंज उठी। कोई आ रहा था। बोमेट एक ऊंची लाल बैक वाली थ्रोन पर बैठ गया। उसने सोचा कि उससे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। वो सब टॉयज तोड़ चुका है और इस वाले को भी खत्म कर देगा। खुले हुए दरवाजे में एक आदमी के पैर दिखाई दिए। टावर के बॉस ने सोचा कि वो उससे सारे ट्रॉफीज छीन लेगा जो उसे एंटरटेन करते थे। तब एक सफ़ेद बालों वाला आदमी काले क्लोक में दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो आदमी पूरे विश्वास के साथ आगे देख रहा था। बोमेथ थ्रोन पर बैठा अपना सिर हाथ पर टिकाए हुए बिल्कुल बेपरवाह नज़र से सामने देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंख की प्यूपिल सीधी और पतली हो गई। लॉर्ड? बैथोमेथ की बड़ी तलवार उस आदमी के वेपन से टकराई। सफ़ेद बालों वाले आदमी का चेहरा रोशनी से चमक उठा। बॉस ने सोचा, ये भी कोई टॉय ही होगा। प्लेयर उछलकर मॉन्स्टर के ऊपर से उड़ गया, उसके अटैक से बचकर। उसका पूरा जिस्म नीली रोशनी से घिर गया था। उसने बॉस की तरफ नीली एनर्जी बीम छोड़ दी। बैथोमेट उससे देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि वो इस पल का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था। बैथोमेट के होठों पर मुस्कान आ गई। यही असली पावर है। हवा में एक तेज नीला एक्सप्लोजन हुआ। सफ़ेद धूल हर तरफ फैल गई। सफ़ेद बालों वाला आदमी भौएं से कुड़ गया। बैथोमेट लाल चेन से घिरा खड़ा था। बॉस का पैर जमीन पर फिसला और सामने वाले का पैर जमीन पर जम गया। दोनों टकराए एक तेज चमक के साथ। बैथोमेट ने सोचा कि वो बस मजाक कर रहा है। बॉस ने इमोशंस के साथ वार किया। सफ़ेद बालों वाले ने अपनी तलवार से जवाब दिया, वो तलवार जिसे वो बहुत पहले भूल चुका था। इतना लंबा इंतजार और आज वो पल आ गया। दोनों के बीच एक तेज चमक हुई। बैथोमेट की हथेली में लाल पेंटाग्राम चमक उठा। उसने एक तेज बीम छोड़ी, 3 पेंटाग्राम और चेन के साथ। यही वो बैटल है जो मैं चाहता था। बॉस ने देखा कि आदमी पेंटाग्राम के बीच हवा में तैर रहा था और फिर उसने तुरंत हमला कर दिया। उसे मजा आ रहा था। बोमेट ने पीछे से वार की और फिर से सोचा, मजा आ रहा है। सफ़ेद बालों वाले की आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं। वो पीछे कूदा, एक ब्राइट फ्लैश छोड़कर। तलवार उसकी हथेली में घूम रही थी। उसने उसे पकड़ लिया, नीली रोशनी से घिरते हुए। बोमेट जमीन की दरार में गिर पड़ा था। उसके इर्द गिर्द नीली रोशनी थी। सामने वाले की नजर बिल्कुल दृढ़ थी। बॉस ने सोचा, क्यों? मॉन्स्टर की लाल आंख की प्यूपिल बहुत पतली हो गई। बोमेट ने सोचा, ये इस टॉय से इतना जलता क्यों है? काला और लाल फेदर नीली रोशनी के बीच उड़ रहा था। प्लेयर ने तलवार मजबूती से पकड़ी हुई थी, लाल ग्लो से घिरा हुआ था। बोमेट ने अपने काले पंख फैला दिए एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर के साथ। हर तरफ लाल फ्लैशेस और फेदर्स थे। दोनों के बीच एक सफेद चमक हुई। बोमेट हाथ में साइथ लिए राउंड पेंटाग्राम के साथ आदमी पर झपका और बोला, मेरे साथ मजाक मत करो। बोमेट ने तेज वार किया, तलवार से लाल निशान छोड़ते हुए। प्लेयर नीली रोशनी से घिरकर ऊपर से उस पर टूट पड़ा। मॉन्स्टर की लाल आंख नीली हेज में दिख रही थी। उठी हुई तलवार के ऊपर एक राउंड लाल पेंटाग्राम चमक रहा था। दोनों के वेपन्स टकराए। बॉस ने सोचा, क्या मैं सच में एक पैथेटिक टॉय से हार जाऊंगा? वारों के निशान हवा में चमक रहे थे। आदमी मॉन्स्टर के अटैक से बचकर झुक गया। बोमेट के पीछे बड़े काले पंख और कई लाल पेंटाग्राम थे। कई तरह की तलवारें आदमी की तरफ उड़ रही थीं। बोमेट ने सोचा, मैं ही इस टावर का लॉर्ड हूँ। सफ़ेद बालों वाला नीली रोशनी से घिर गया। बॉस ने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा उदास था। बॉस ने फिर से कहा कि वही लॉर्ड है, लेकिन सफ़ेद बालों वाले ने मुस्कुराते हुए बीच में टोक कर बोला, अगर ऐसा है भी तब भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। प्लेयर की तलवार से नीली आग भड़क उठी। बैथोमेट हैरानी से बोला, ये लाल बैरियर नीली रोशनी को कैसे रोक रहा है? उसने सोचा, एक और पैथेटिक टॉय। उसने अपना सिर हाथों से ढक लिया, बचाव करते हुए। नीली आग के बीच एक आदमी का सिलवेट उभर कर आया। बॉस ने सोचा, क्या ये मुझे मेरी ही टेरिटरी में हराने की कोशिश कर रहा है? आदमी नीली आग में खड़ा था। सफ़ेद बालों वाले लड़के की आंखें फैल गईं, उसकी आइरिस और प्यूपिल। बाम के खड़े हुए शरीर से एक गहरा नीला साया फैल गया। जलती हुई लाल आग जैसे मॉन्स्टर ने आगे देखा। खून की बूंदों के बीच उसके दिमाग में ख्याल आया, लेकिन क्या ये सिर्फ एक टॉय है? नीली धुंध के बीच एक और सोच बनी, नहीं, ये एक आदमी है, आज़ाद और ताकतवर। बैफेट को एहसास हुआ कि वो भी उसके जैसा बनना चाहता है।
सफ़ेद बालों वाले लड़के की आंख नीली चमक से ग्लो करने लगी। बॉमेट ने सोचा कि वो भी उसकी तरह मजबूत और आज़ाद बनना चाहता है और इस सड़ी हुई टावर से बाहर निकलना चाहता है। वो एक आदमी बनना चाहता था। अंधेरे में एक लाल रोशनी दिखी। धीरे धीरे वो रोशनी एक इन्फॉर्मेशन विंडो में बदलने लगी, जिसमें लिखा था मेन क्वेस्ट, रेवन हंटर को मारो, रिवॉर्ड किसी भी इच्छा की पूर्ति। फुरफुराते पंखों वाला एक सींगों का मॉन्स्टर सफेद बालों वाले प्लेयर के सामने खड़ा था, जिसे नीली ऑरा ने घेर रखा था। नीली किरणें दूर तक फैल रही थीं। अंधेरे में छोटे छोटे पार्टिकल्स चमक रहे थे और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर कॉलम जैसे पैटर्न बने हुए थे। एक नीली विंडो नजर आई जिसमें लिखा था कि उसने टावर ऑफ द एबिस क्लियर कर लिया है। दूसरी विंडो ने वार्न किया कि टावर जल्दी कोलैप्स होने वाला है और तीसरी ने कहा कि उसे तुरंत निकलना होगा। रेवन अंधेरी फिगर से दूर चल पड़ा। वो आधी खुली आंखों से दिख रहा था। आंखें थोड़ी और खुलीं और उसने देखा कि एक आदमी एग्जिट की तरफ जा रहा है। एक काली खून से भरी मुट्ठी ने ब्लेड को कस के पकड़ लिया। टावर के टॉप पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। रात के अंधेरे में शहर के सिलुएट्स और कंस्ट्रक्शन मशीनें दिख रही थीं। एक वर्कर जो यूनिफॉर्म और हेलमेट पहने था चिल्लाया, यहाँ एक लाश है। उसके साथी ने कहा, मैंने यहीं पाई है। उस आदमी ने दुख में अपना हेलमेट छुआ और बोला, कितने ही हंटर्स इस टावर को क्लियर करने की कोशिश में मर गए। उसका साथी हैरानी से मुंह मोड़ गया। अचानक आवाज आई, यहाँ एक सर्वाइवर है। सिर्फ पैंट्स पहने एक ब्रूनेट रबल के पहाड़ पर खड़ा था। उसके बाल काफी लंबे थे। उसने सवाल सुना, क्या ये जिंदा है? और खुद सोचा कि वो तो मर चुका था। बैफेट ने अंधेरी नजरों से देखा। सफेद बालों वाले आदमी ने गुस्से से साइड में देखा। उसके पास एक तेज नीला ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के अंदर एक मॉन्स्टर की काली सिलुएट दिखी। नीली धुंध के बीच एक बीस्ट की खोपड़ी नजर आई जिसमें लाल जलती आंख थी। रेवन की आंखों में हैरानी आ गई और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। नीली आग से घिरे बॉमेट ने अपना बड़ा हाथ उसके शरीर के आर पार घुसा दिया। उसकी हथेली में काले पंजों के साथ एक दिल था। बैफेट समझ गया कि उसने इस आदमी को मार दिया था, इसी वजह से वो जिंदा था। एक वर्कर उस आदमी के पास आया और पूछा, क्या वो हंटर है? उसे डेटाबेस चेक करना था और उससे नाम पूछा। अपनी हथेली को देखते हुए ब्रूनेट ने कहा, बाओमिथ, और सोचने लगा। तब एक लाल इन्फॉर्मेशन विंडो आई जिसमें लिखा था मेन क्वेस्ट, रेवन हंटर को मारो, रिवॉर्ड किसी भी इच्छा की पूर्ति। सिस्टम ने लाल विंडो के जरिए बताया कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अपनी हथेली को देखते हुए ब्रूनेट ने जोर से कहा, मैं बाओमिथ हूँ। अब वो एक ह्यूमन हंटर बन चुका था। वो तलवार पकड़े खड़ा था। एक ब्लॉन्ड लड़की ने अपना सिर पकड़ रखा था। एक गंजा आदमी आर्मर में चीख रहा था। एक मस्कुलर लड़की ने अपनी मुट्ठी कस ली। सब लोग गेट्स या टावर्स नाम की लोकेशंस में मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। एक ऑर्क, एक पंखों वाली लड़की और कई मॉन्स्टर्स सींगों वाले लंबे बालों के फिगर के पीछे खड़े थे। पहले हंटर्स की सोसाइटी में कोई खास इज्जत नहीं थी। फिर गेट हिला, शहर जलने लगा, लोग चीखने लगे, मॉन्स्टर्स आने लगे। इंसानी आबादी का 1/3 हिस्सा दूसरी दुनिया में ले जाया गया। इस तबाही के बाद लोगों ने हंटर्स को ट्रेन करना शुरू किया ताकि वो टावर्स क्लियर कर सकें। काले सींगों वाला मॉन्स्टर अपनी हथेली को देख रहा था। वो टावर ऑफ द एबिस का लॉर्ड था। ज्यादातर हंटर्स उसके हाथों मारे गए थे। उसे इंसानी सिविलाइजेशन में दिलचस्पी हो गई और वो इंसान बनना चाहता था। पहले लोग जिससे वो मिला उसे हीरो समझ लिया, एबिस टावर का विजेता। लोगों की भीड़ ब्रूनेट के आसपास जमा हो गई, चिल्लाते हुए, इधर देखो। वो उससे पूछ रहे थे कि उसकी जीत के बारे में क्या ख्याल है। लोग उसकी ताकत और स्किल देखना चाहते थे, लेकिन ब्रूनेट तलवार के साथ एक बहुत बड़े काले ड्रैगन के सामने खड़ा था। वो एक विशाल पंजों के पास जमीन पर गिरा हुआ था। बदकिस्मती से बाओमिथ अपनी सारी ताकत खो चुका था। वो असल में सदी का सबसे बड़ा इम्पोस्टर था। टावर का पुराना रूलर आवाजें सुनता रहा, फिर से कोशिश करो, क्या बोर नहीं हो, कोई जोक सुनाओ। उसे लगातार चढ़ाया जा रहा था। अब नीली शर्ट पहने ब्रूनेट जमीन पर बैठा उदास नजरों से आगे देख रहा था। जो कभी अंडरवर्ल्ड का तूफान था, आज वो सिर्फ एक डंजियन माइन टीम का खाली लीडर था। माइन के अंदर कुछ लोग थे। एक ग्रे बालों वाला आदमी सबको ग्रीट करते हुए बोला कि वो नया है। उसने पूछा, क्या वो काम शुरू करने के लिए तैयार है? और उसने हाँ में जवाब दिया। उस आदमी ने उसे माइन के अंदर ले गया और बोला, शर्माना मत। उसने पूछा, क्या उसने पहले ये काम किया है? जब जवाब मिला नहीं, तो आदमी बोला, चिंता मत करो, काम सिंपल है, बस ताकत और सब्र चाहिए। उसने कहा कि ये माइन बहुत बड़ी है। आदमी ने कंफर्म किया कि कुछ महीने पहले ये काफी छोटी थी। मुस्कुराते हुए उसने एक हैरान लड़की और लड़के की तरफ इशारा करके कहा कि ये सब हंटर्स की वजह से हुआ है, जो मॉन्स्टर्स को मारते हुए डंजियन के और अंदर तक पहुंच गए हैं। उस आदमी ने बताया कि वो ऑब्जेक्ट सी और डी का चार्ज में है। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ बोर नहीं होंगे, यहाँ अक्सर रेयर स्टोन्स मिलते हैं। अचानक आवाज आई, चीख। एक ब्रूनेट फिगर सामने आया। बैफनेट उस आदमी के पीछे चल रहा था जिसने कहा कि बॉस आ रहा है। नए लड़के ने पूछा, ये लोग कौन है? माइनर ने कहा कि वो बताना भूल गया, इन लोगों से कभी उलझना मत। ये लोग माइनिंग बिजनेस में जबरदस्ती घुसे हुए हैं, एग्रेसिव हैं और जिन्हें पसंद नहीं करते उन पर दबाव बनाते हैं, खासकर ये वाला। वो बॉमेट की बात कर रहा था, जो हाथ जेब में डाले खड़ा था। ब्रूनेट ने ये सुनकर नजर हटा ली। नए लड़के ने हैरानी से पूछा, अगर ये इतने खराब हैं तो इन्हें हायर कौन करता है? बॉस ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, उसे माइनिंग फोरमैन बहुत पसंद था।
चाहे वो जो भी हो, और उसे अपना काम अच्छे से आता था। उसने एक ब्रूनेट का इंट्रोडक्शन करवाया, जो मुस्कुराते हुए बोली कि इस महीने रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। एक माइनर के हाथ में लिफाफा था और वो बोला, आज के ज़माने में कौन लिफाफे में सैलरी देता है। फोरमैन ने हाथ हिलाकर कहा कि उसे नॉस्टैल्जिया के बारे में कुछ समझ नहीं आता। आदमी ने लिफाफा बोमेट को दे दिया। बैथ की आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसने सुना कि उसे पहले से पता था कि उसकी सैलरी जहां जानी थी वहां भेजी जा चुकी है। एक आदमी कांप रहा था, जबकि बड़ा आदमी मुस्कुराते हुए सबको गुड डे विश कर रहा था। नया लड़का सवालों भरी नज़रों से उस आदमी को देखने लगा, जो बड़े आदमी से पूछ रहा था कि क्या आज वो उसे लंच खिला देगा। उसे पिछली बार बहुत पसंद आया था, उसे याद दिलाने दो कि उसने क्या ऑर्डर किया था। दूसरे आदमी ने कहा कि अगर उसका मन ना हो तो वो साइबर कैफ़े जा सकते हैं, उसे उसका खेल देखना पसंद है। कोई सोना की बात कर रहा था। सुनाई दिया कि एक आदमी काफ़ी टाइम से कुछ पूछना चाहता था। जवान माइनर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि वो अपनी पूरी सैलरी कहाँ भेज रहा है। गाली के साथ एक चोट लगी और उसका सिर हिल गया। जिस साथी ने उसे मारा उसने उंगली दिखाते हुए चिल्लाया कि जब उसे ज़रूरत लगेगी तब वो खुद बता देगा। लड़का ब्रूनेट के सामने खड़ा हुआ और माफ़ी मांगी। बाथमिट को माफ़ी सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपना होठ काट लिया, फिर अपने कान हाथों से ढक लिए, सिर पीछे किया और जोर से चीख पड़ा। बैथम गुस्से में दांत भींचकर सोच रहा था कि वो अभी भी पूछ रहा था कि उसका सारा पैसा कहाँ जा रहा है, उस हरामी ढोंगी के पास। बोमिट ने सोचा कि एक वक्त था जब उसकी शोहरत और उसका काम दोनों बर्बाद हो गए थे। वो पकड़ा गया था, जख्मी हो गया था और उसे इलाज की ज़रूरत पड़ी थी। उसे नहीं पता था कि क्लिनिक एक बिल्कुल बेकार जगह थी, छिपी हुई। उसके पास पैसा नहीं था। उसने सवाल सुना, पैसा नहीं? एक हाथ ने सफ़ेद बिल्ली के सिर पर हाथ फेरा। चमकीला मेकअप लगाई हुई एक औरत अपनी गोद में सफ़ेद बिल्ली लिए बैठी थी और बोली, क्या अफसोस, कुछ नहीं हो सकता। उसने हीरो को एक रास्ता दिखाया। गाल लाल हुई औरत ने लाल जूती में अपना पाँव उठाया और कहा कि उसे अपने जिस्म से भुगतान करना पड़ेगा। बोमेट माइंड में होश में आया। अब वो यहीं काम करता है और उसकी पूरी सैलरी उसी औरत को जाती है। हीरो अपने हेलमेट में खड़ा था। उसका नीला ओवरऑल कंधे से फिसल रहा था। खैर, इतना भी बुरा नहीं था। बोमेट परेशान हो चुका था उस बेकार के अटेंशन से। हर राह चलता आदमी उसका चेहरा पहचान लेता था। वो हीरो बनकर जीता था, जबकि असल में वो कमज़ोर और ढोंगी था। लेकिन कुछ माइनर्स का बर्ताव अब उसके नर्व्स पर चढ़ रहा था। कुछ चीज़ ब्रूनेट के सिर से टकराई। उसने खुद को क्लाउन कहते हुए सुना। हंसी उड़ाने वाली गैंग उसके पास आ गई और एक आदमी बोला कि वो फेमस है, तो बताए कि फेमस कैसे बनते हैं। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। एक पत्थर बैथ के सिर के पीछे लगा। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर एक के बाद एक कई पत्थर उस पर उड़ते रहे। हंसी उड़ाने वाली गैंग उसके पीछे खड़ी थी। एक पल में बोमेट को समझ आ गया कि क्लाउन कहना जिल्लत भरा है। एक मुक्का डाकू के चेहरे पर पड़ा। बैथमिट ने सबको थप्पड़ मारा। ब्रूनेट ने लड़के को लात मारी, जो भी उसे भड़का रहा था। एक आदमी ने पीछे इशारा करते हुए कहा कि उसने सुना है वो लड़ सकता है, और बाहर चलने का ऑफर दिया। वो ब्रूनेट के पीछे ज़मीन पर पड़ा था। उसने जो भी आगे आया सबको थप्पड़ मारे। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगे। बोमेट हाथ में सिर लिए बैठा था जब कुछ हाथ उसकी तरफ बढ़े। हीरो की नज़र बहुत थकी हुई थी। आखिर में उसने अपने आसपास के बेकार लोगों को इकट्ठा किया। ये बिल्कुल भी वो नहीं है। ये लोगों की दुनिया नहीं है जिसे वो समझना चाहता है। दरिंदे की लाल आंख तेज चमक उठी। काले सींग वाला अंधेरा मॉन्स्टर गुर्राया। लड़के ने अपने आप को हाथों से ढक लिया और मदद के लिए चीखने लगा। अचानक किसी चीज़ ने मॉन्स्टर का पंजा काट दिया। तेज रोशनी के फ्लैश चमके। तलवारों के साथ एक लड़का और एक लड़की तेज गति से आगे बढ़े। नया आया हुआ खून देखकर डर गया। लड़की ज़मीन पर बैठे लड़के के पास आई और पूछा, क्या उसे चोट लगी है? वो यहाँ नहीं आ सकता, अभी एरिया क्लियर नहीं हुआ है। उसने हंट्रेस का शुक्रिया अदा किया। बोमेट पिकैक्स पकड़े खड़ा रहा और देखता रहा जब आदमी ने न्यू कमर को याद दिलाया कि उसने कहा था कि वो वहाँ नहीं जा सकता। नज़रें हटाकर उसने महसूस किया कि उसे ये चाहिए, लोगों को मारने की बेकार ताकत नहीं, बल्कि हंटर्स जो कर सकते हैं। थिएट ने अपनी हथेली देखी और सोचा कि क्या उसने अपनी ताकत खो दी है, क्योंकि उसने बदले में एक इंसानी जान ले ली थी। फिर उसने ख्वाहिश की कि वो भी उसके जैसा एक इंसान बन जाए, मजबूत और भरोसेमंद आदमी। उसने सफ़ेद बालों वाले हंटर की तस्वीर सोची। हैरान बोमेट के पीछे खड़ा आदमी हाथ सिर के पीछे रखकर बोला, बड़ी बात है हंटर्स, उनका एल्डर तो 100 गुना ज़्यादा कूल है, ये कर ही क्या सकते हैं। हीरो ने सोचा जब ब्रूनेट ने सीने पर हाथ बांधकर अपने मुस्कुराते दोस्त से कहा कि अगर इन हंटर्स ने अपनी पावर्स अवेकन नहीं की होती तो ये भी उनके जैसे होते। अगर इनकी पावर्स जाग जाती तो ये मॉन्स्टर्स को पल भर में मार देते। बोमेट ने सोचा कि असल में तभी समझ आता है जब तुम सच में ताकतवर हंटर्स को देखते हो। गोल गाल वाले लड़के ने कहा कि उसने सुना है कि हंटर्स मॉन्स्टर्स की ट्रॉफीज और मैजिक स्टोन से अच्छा पैसा कमाते हैं। काफ़ी हंटर्स स्काई स्क्रेपर्स के टॉप फ्लोर्स पर पेंट हाउसेज में रहते हैं। बोमेट ने डिसाइड किया कि टावर के ऊपर रहना उसे ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। एक लड़के ने हाथ सिर पर रखकर कहा कि उन्हें बिना कुछ किए ही पैसा मिलता है। उसने सोचा कि ये बस लक है, लेकिन ये पैसा है जो खून और पसीने से कमाया जाता है। बाथमिट शर्मा गया जब उससे पूछा गया कि उसका सपना क्या है। फिर उसने जमा लोगों की तरफ देखा और दोबारा सवाल पूछा। उसने सोचा, क्या उसने मुस्कुराया था? गर्दन के पीछे खुजाते हुए उसने कहा कि वो बस मजाक कर रहे थे। उसने अपनी उंगली से उसके गाल को पोक किया। उसके साथ ही हैरानी से उसे देखने लगे। माइनर्स उस आदमी के इर्द गिर्द जमा हो गए। पूछने लगे कि कौन ज़्यादा फनी है। वो पहले ही बेट्स लगा चुके थे, जो सबसे पहले एल्डर को स्माइल करा देगा वही जीतेगा।
बेट हैरान हो गया। उसने इस फीलिंग के बारे में सोचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टावर में तब महसूस किया था जब टॉयज उससे लड़ने आए थे। एक अजीब सी इंजॉयमेंट। शायद उसे अपनी बॉस वाली पावर याद आ रही थी। बस फर्क इतना था कि अब उसे उसके लिए लड़ना भी नहीं पड़ता। बोमेट मुस्कुराया, सोचते हुए कि वो उनमें से कौन है। अब वो एक इंसान है। बैफिट भी खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि अपनी पुरानी पावर के बिना भी वो कर सकता है। लड़का सवाल सुनकर नजर हटा लेता है। क्या उसका सच में कोई नाम नहीं है? वो चमकते चेहरे वाले लड़के को बताता है कि पहले उसका एक नाम था, लेकिन अब वो उसे नहीं करता। और वो सुनता है कि लड़का उसके पास्ट के बारे में काफी क्यूरियस है। लड़का हाथ हिलाकर कहता है कि वो अपना नाम उसे दे सकता है। उसके पेरेंट्स ने वो नाम बहुत सोच समझकर चुना था, लेकिन कभी यूज हुआ ही नहीं। अगर कोई इतना कूल इंसान वो नाम ले ले तो वो बहुत खुश होंगे। दिमाग की अंधेरी गहराइयों में एक सवाल गूंजता है, उसका नाम क्या है? और फिर एक चीख जैसी सोच, उसने उसे क्या कह दिया? लड़का जवाब देने ही वाला था कि अचानक एक लाल रोशनी चमकी। माइंड के अंदर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। आग भड़क उठी। हीरो के दिमाग में आया, ये क्या था? ये दहाड़ कैसी थी? अजीब और बहरा कर देने वाली। बेट की आंखें हैरानी से फैल गई। वो जमीन पर बैठा हुआ था, अपना टॉर्सो पकड़े। उसकी हाथ लड़के के पेट पर थी, पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। बूमेट हैरानी से आगे देखता है, पूछता है कि हो क्या रहा है। लड़का उन लोगों को देखता है जो मदद के लिए भीख मांग रहे थे और भयंकर आग में घिरे हुए थे। जमीन पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। ब्रूनेट ने नीचे देखा। लड़का जमीन पर बैठा था, अपना पेट छूते हुए। जल रहे आदमी की आंखों में हैरानी थी। पूरी माइंड आग की लपटों में घिरी हुई थी। बोमेट हैरानी से आगे देखता रहा। उसने सोचा कि शायद टॉयज फिर से टूट गए हैं। बेट के बॉस की तस्वीर ऐसे लग रही थी जैसे शीशे के पीछे हो, दरारों से भरी हुई। लड़का आग के बीच बैठा था, उसकी नज़र पागल सी थी। बेट ने सोचा कि वो अभी तो उनका आदत डाल ही रहा था। कांपते हुए ब्रूनेट खड़ा होता है। वो घूर कर पूछता है, तू कौन है? उसके सामने लंबे सफेद बालों वाली एक तस्वीर उभर आती है। आग के बीच वो लंबे बालों वाला आदमी मुड़ता है। एक आवाज आती है, कौन? रैंक एसी हंटर्स। आदमी अपनी तलवार पकड़ते हुए थोड़ा हिचकिचाता है। इसे हैंडल करना मुश्किल होने वाला था। लड़की तेज तेज सांस ले रही थी। नया आदमी अपना चेहरा ढककर मुस्कुराता है और कहता है कि इस माइंड में घुसकर उसने काफी कुछ अचीव किया है। वो पागल सी नज़र के साथ अपने बाल ठीक करता है और कहता है कि उसे वो लड़की चाहिए। वो बताता है कि वो एक हंटर रॉबर है। लड़की हैरानी से पूछती है। हंटर कहता है कि उसे लगा था ये बस एक अफवाह है कि कुछ हंटर्स माइंस पर अटैक करते हैं मैजिक स्टोन्स चुराने के लिए। क्या ये नया आदमी सच में इतना मैनियाक है? पागल मुस्कान के साथ वो आदमी आंखें चमकाता है। वो कहता है कि वो लोग सिर्फ आधा सही हैं। एक सवाल गूंजता है, क्या कोई सर्वाइवर है? हंट्रेस हाथ में वेपन पकड़े कहती है कि कुछ लोग जख्मी हैं, शायद उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ब्रूनेट अपने साथी को देखकर कहता है कि वो शायद जिंदा भी ना बच पाए। लेकिन अभी ये सबसे बड़ी चिंता नहीं है। वो अपने साथी के पीछे खड़ी हो जाती है, डरी हुई, और पूछती है कि क्या वो लोग भाग जाना चाहते हैं। डार्क हेड हंटर कहता है कि वो बी रैंक का है और वो लोग उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। लड़की चीख कर कहती है कि उन्हें सिविलियंस को ले जाना होगा, वरना वो मर जाएंगे। आदमी तुरंत उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि वो कैसे सोच रही है ये सब होगा। उन्हें सरफेस पर जाना होगा और दूसरे हंटर्स को बुलाना होगा। तलवारें उड़ती हैं, चीखें और शोर सुनाई देता है। नहीं, तलवार जमीन में धंस जाती है। आदमी गिर जाता है। लड़की अपना सिर हाथ से ढक लेती है। नया आदमी एक आंख ढककर गर्दन खुजाकर कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। हंट्रेस चीख के साथ अटैक करती है। बैंडेट मुस्कुराता है। वो कहता है कि इमोशन से एक हंटर के लिए मौत होते हैं। तलवार के साथ आगे बढ़ती ब्रूनेट सुनती है कि कभी कभी लिटरली भी एक चीख सुनाई देती है। आदमी अपना हाथ उठाकर ऑर्डर देता है, बाहर निकलो। नीली रोशनी में एक आदमी की फिगर दिखाई देती है। कुछ और भी पास खड़े थे। वो लोग हल्की सी मुस्कान देते हैं। दो और भी वहां खड़े थे। हारी हुई हंट्रेस जमीन पर पड़ी थी। आवाज आती है कि उसका गला काट दिया गया है। औरों को क्यों ना छुआ जाए। रोती हुई लड़की सुनती है कि आंखें सबसे ज्यादा कीमती होती हैं और वो अभी जिंदा है। इस बार रोल बैक होगा। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हैरानी से पूछती है, क्या? और सुनती है, एक यंग हंट्रेस, रैंक सी। आदमी सवाल सुनकर मुड़ता है। वो क्या कर रहे थे? वो कहता है कि उसने पहले ही कहा था, वो लोग सिर्फ आधा सही थे। आदमी हैरान लड़की के पास बैठता है और कहता है कि वो हंटर रॉबर्स बनने का नाटक कर रहे थे। वो ग्रिन करता है। बहुत ज्यादा डरी हुई लड़की उसे देखती है। आदमी चारों तरफ से घिर चुका था। वो मदद के लिए चीखती है और ग्रे हेड आदमी शांति से सिगरेट जला लेता है। दिमाग की अंधेरी गहराइयों में चीखें और बातें सुनाई देती हैं। इस आदमी का महंगा इक्विपमेंट दिखने में रेयर, शायद बेचा भी ना जा सके। बेहतर है छोड़ दिया जाए। एक आदमी की टांग नजर आती है। उसे अपना रखने की बात होती है। मदद की चीखें गूंजती हैं। बैंडेट कहता है कि वेपन लेने की जरूरत नहीं है, इससे उनकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी। एक हाथ ब्लेड के हैंडल को जोर से पकड़ लेता है। लड़की मदद के लिए भीख मांग रही थी। आदमी चीखती हुई लड़की को बालों से पकड़कर कहता है कि वो बहुत शोर मचा रही है और पूछता है कि क्यों चिल्ला रही है। क्या उसे लगता है कोई मदद करेगा? उसे अपनी औकात समझनी चाहिए। मैं यहाँ कौन हूँ? क्या ये माइनस मदद करेंगे?
अगर वो इतनी लकी होती तो अपनी पूरी जिंदगी की किस्मत अभी ही खत्म हो चुकी होती। ग्रे हेड आदमी शांति से देखता है जब सर अलग होकर उड़ जाता है। एक हैरान कर देने वाली आवाज आती है। आदमी जोर की चीख की तरफ मुड़ता है। बोमेट चीखने वाले पर वार करता है। अपने वेपन के साथ खड़ा लड़का आगे देखते हुए बोला, कौन है? उनमें से कौन था? गुस्से में बोमेट चिल्लाया, कौन था उनमें से? उसकी प्यूपिल बहुत पतली हो चुकी थी और उसमें एक लाल इंफॉर्मेशन विंडो रिफ्लेक्ट हो रही थी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसने एक हिडन क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है। किसी एक व्यक्ति के लिए बदले की प्यास महसूस करना। रिवॉर्ड था वही पावर जो वो चाहता था। बोमेट ने उस नीच कीड़े के बारे में पूछा जिसने उसके टॉयज तोड़ दिए थे। ब्रूनेट ने गंभीर नजर से आगे देखा। हीरो चल पड़ा, चेहरा सख्त था। वो जमीन में गड़े हुए स्वॉर्ड के पास आया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, एक नोटिफिकेशन आई। उसमें लिखा था कि किसी और का वेपन यूज करने से स्ट्रेंथ 0% हो जाती है। सिस्टम हीरो की स्ट्रेंथ काउंट करने लगा और फिर एक एरर आ गया। नोटिफिकेशन ने बताया कि यूजर के पास एक पैसिव स्किल है, वेपन मास्टर। वेपन थीफ पर्क एक्टिवेट हो गया। जैसे ही ये स्किल एक्टिवेट हुई, बाम ने एक ही वार में अपने दुश्मनों को काट दिया। ग्रे हेयर वाला आदमी सिगरेट पी रहा था। एक कटा हुआ सिर उसके पास से उड़ता हुआ निकल गया। उसने पलटकर सिगरेट फेंक दी। जब हीरो ने पूछा वो कौन है, बोमेट ने अपनी पीठ के पीछे से स्वॉर्ड निकाली और बोला, इसने मेरे टॉयज तोड़ दिए। हीरो ने लाश पर एक पैर रखकर 3 आदमियों का सामना किया। उन्होंने फिर पूछा, कौन से टॉयज? बोमेट ने उन्हें देखा और पूछा, कौन बचा है? ग्रे हेयर वाला आदमी हंसा और बोला, तुम क्या उठा के घूम रहे हो? हीरो ने उनसे पूछा, क्या तुमने ये किया? ग्रे हेयर वाला हंस पड़ा और मजाक में बोला कि वो बचपन के साथ खेल रहा था। और कौन से टॉयज? डाइट उन पर झपटा। आदमी ने अपने लोगों को चिल्लाकर कहा कि उससे निपटो। हीरो ने सोचा कि ये गुंडा असल में एक छुपा हुआ हंटर है। आदमी ने डरावनी मुस्कान के साथ हीरो का लेवल टेस्ट करने का प्लान बनाया। गुंडों ने चाकू लेकर हीरो पर हमला किया। जैसे ही वो कूद कर वार करने लगे, दामन ने अपनी स्वॉर्ड से उनके हथियार गिरा दिए। एक गुंडा भौचे चढ़ाकर देखने लगा, दूसरे ने साइड से कुछ आता हुआ देखा। बोमेट ने एक गुंडे के सिर में स्वॉर्ड घुसा दी। उसका साथी हीरो पर झपटा, लेकिन हीरो ने लाश को लात मार के हटा दिया। उसने हमला करने वाले का हाथ पकड़ा, खून से भीगी तलवार उठाई और उसका सिर काट दिया। खून हर जगह छिटक गया। हीरो ने लीडर की तरफ देखा जो साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो और ज्यादा मुस्कुराया और सोचा कि हीरो अच्छा लड़ रहा है। उसने कहा कि बैफेट के स्टैट्स काफी अच्छे हैं। उसने हमला किया लेकिन हीरो ने अटैक ब्लॉक कर लिया। ग्रे हेयर वाला मजाक उड़ाते हुए बोला कि हीरो का लेवल बुरा नहीं है। उसने अंधेरी नजरों से देखा और पूछा कि हीरो का रैंक क्या है। तलवारें अलग हुईं। वो सोचने लगा कि सामने वाले का रैंक क्या हो सकता है। पागलों जैसे मुस्कुराते हुए उसने नतीजा निकाला कि हीरो का रैंक सी से ऊपर है। हीरो बच गया, लेकिन कुछ लगा और उसके गाल पर खरोच आ गई। आदमी हैरान था कि इतने रैंक का हंटर माइन में पिकैक्स के साथ क्या कर रहा है। शायद किसी मिशन के लिए घुसा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा होता रहता है, लेकिन चाहे हीरो जानता हो या नहीं, वो जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। हीरो ने स्वॉर्ड उठाई। उसके कंधे पर जख्म आ गया, फिर गाल पर, फिर पैर और हाथ पर भी। हर तरफ से खून बह रहा था। आदमी ने शिकारी मुस्कान के साथ कहा कि वो उससे नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पास एक ऐसा विप है जो एजिलिटी पर भरोसा करने वालों को काबू में कर लेता है। उसने फिर वार किया और कहा कि ये उन लोगों के खिलाफ खास काम करता है जो हंटर्स से पहले कभी लड़े नहीं। हीरो बस उसके लिए बायो गुड्स का एक स्टोर हाउस था, इसलिए वो कोशिश करेगा कि चमड़ी ज्यादा खराब ना हो। भूमेट ने आंखें खोल दी और वार को रोक लिया। आदमी चौंक गया। हीरो एक के बाद एक अटैक पैरी करने लगा। एक नोटिफिकेशन आई, पैसिव स्किल डैश एक्टिवेटेड। खून बहने की वजह से हीरो पर ब्लड लॉस का नेगेटिव इफेक्ट एक्टिवेट हो गया, लेकिन इसके बदले उसकी एबिलिटीज 15% बढ़ गईं। ग्रे हेयर वाला समझ नहीं पा रहा था कि उसके वार कैसे रोके जा रहे हैं। गुस्से में उसने पंच मारा और हीरो को चीटर कहा। आदमी पीछे जाकर पत्थरों से टकरा गया। जमीन पर पड़ा वो गुस्से से हीरो को देख रहा था। बोमेट ने स्वॉर्ड से वार किया, लेकिन उसने बचाव कर लिया। वो हैरान था कि इतनी ताकत हीरो के पास कहां से आ रही है। हीरो ने फिर स्वॉर्ड घुमाई और वो कूद कर पीछे हटा। हीरो दोबारा हमला करने के लिए दौड़ा। ग्रे हेयर वाला समझ नहीं पा रहा था कि हीरो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। क्या वो सच में खुद को बेहतर समझ रहा है? मुस्कुराते हुए उसने ऑर्डर दिया, इसे खत्म करो। तलवारें फिर टकराईं। आदमी ने प्लान बनाया कि लंबी फाइट से हीरो को थका दे। बैफेट हमले के लिए तैयार हो गया। उसने सामने वाले को देखा। ग्रे हेयर वाले की आंखें शॉक में खुल गईं। उसे लगा जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अंधेरा सा साया खड़ा है। अचानक हीरो ने स्वॉर्ड से वार किया। खून उछल पड़ा। हीरो बोला, ये हाथ उसके लिए है जो सबसे आगे था। उसकी यादों में वो लड़का आया जो मुस्कुराते हुए थम्स अप दिखा रहा था। ग्रे हेयर वाला अपना कटा हाथ देखकर चीख पड़ा। फिर हीरो ने दूसरा हाथ काट दिया और बोला, ये क्वाइट वन के लिए। उसे याद आया कैसे क्वाइट वन मुस्कुराता था। एक और वार, चीख गूंज उठी। बोमेट बोला, ये पैर उस मोटे के लिए है जो हमेशा चबाता रहता था। ग्रे हेयर वाला जमीन पर पड़ा भीख मांग रहा था। हीरो बोला, ये दूसरा पैर चैम और वू के लिए। आदमी चीखने लगा। हीरो ने स्वॉर्ड ऊपर उठाई। गुंडे ने डर के मारे पूछा, तुम कौन हो? तलवार कुछ सेंटीमीटर दूर रुक गई। हीरो बोला, ये वार इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। आदमी ने रहने की भीख मांगी। हीरो ने फिर स्वॉर्ड घुसा दी। उसे लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसने दोबारा वार किया। नोटिफिकेशन आई कि ताकत की तलाश के भयानक नतीजे होते हैं। हीरो की आंखें जल रही थीं। वो शिकारी जैसे मुस्कुराया और सोचने लगा कि उसका आदमी कहाँ है। एक और नोटिफिकेशन आई,
बजर्क ब्लडलेस डिवॉर एक्टिवेटेड। उसके दिमाग में आवाजें गूंज रही थी। उसे ठंड लग रही थी, उसे खून चाहिए था। हर तरफ सिर्फ मीट थी और उसे एक सर्वाइवर चाहिए था। हीरो ने अपना सिर पकड़ा, उसकी तलवार खून से लथपथ थी। उसने बचे हुए आदमी की तरफ स्वॉर्ड तान दी। उसकी आंखें फैल गईं। हीरो ने सोचा कि उसे लोगों को मारने के लिए ही बनाया गया है। फटे हुए कपड़ों में, खून से भरा हुआ, वो खड़ा था। उसने लड़की के ऊपर स्वॉर्ड उठाई, लेकिन रुक गया जब किसी ने कहा, यहाँ अभी सर्वाइवर्स हैं। उसकी आंखें और फैल गईं। एक अनजान आदमी वॉकी टॉकी पकड़े हुए था। दूसरा पीछे से आया और बोला कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हीरो रुक गया। उसने उन दोनों को देखा और सोचा कि ये लोग इंसान हैं। उनमें से एक बोला कि हीरो वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे थे। बोमिट हमले के लिए तैयार हो गया। हीरो की आंखें लाल चमकने लगी। वो चीखा। अचानक एक सफेद हाथ उसके सामने आया। एक आवाज ने कहा कि उसकी जान बचाना मुश्किल है और वो उसे इस तरह मरने नहीं दे सकती। उसने उंगलियां खोली और कहा, सो जाओ। हीरो ने अपना सिर पीछे फेंका और बेहोश हो गया। बोमिट टावर में सिंहासन पर जागा। आवाज ने उसका नाम लिया और हुक्म पूछा। हीरो ने हाथ उठाया और कहा, मार दो। उसने झुककर पूरी इंसानियत को खत्म करने का हुक्म दिया, कहता हुआ कि वो कुछ भी करने को तैयार है। आवाज ने उसे कुएं का मेंढक कहा। अचानक एक तलवार उसके शरीर में घुस गई। सफेद बालों वाला आदमी उसके पीछे खड़ा था। हीरो के चेहरे पर हैरानी थी। आदमी ने पूछा, तुम कैसे जान सकते हो जब तुम कभी टावर से बाहर ही नहीं निकले? बैफोमेट ने हीरो को देखा और कहा कि वो कमजोर है। गुस्से में बैफोमेट ने एक तीखी मुस्कान दी। आखिरी चीज जो हीरो ने सुनी वो ये थी कि कमजोर लोगों की किस्मत सिर्फ मौत होती है। वो जमीन पर पड़ा हुआ होश में आया। उसकी आंखों की पुतलियां डर से सिकुड़ गईं। उसने पूछा, ये क्या था? वो एक घुटने पर उठ खड़ा हुआ और पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि अभी तो वो माइंड में था। अचानक एक अनजान आवाज सुनकर वो डर गया, जो खुशी से कह रही थी कि हीरो आखिरकार जाग गया है। उस अनजान ने मुस्कुराया। हीरो ने पूछा कि वो कौन है। बैफोमेट ने मुड़कर देखा जब आवाज ने कहा कि वो मिस्टर इम्पोस्टर है। उसने कहा कि वो उसे पहचानता है। ये वही था जो उस हंटर का भेस बदलकर घूम रहा था जिसने एबिस टावर क्लियर किया था। उस पर यह भी आरोप था कि उसने उस हंटर को मार दिया जिसे वो ट्रैक कर रहे थे। उस आदमी ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर पूछा कि क्या हीरो किसी और स्कैम की प्लानिंग कर रहा है। हीरो आगे देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा हंटर। शायद वही जिसके हाथ पैर उसने काट दिए थे। आवाज ने कहा कि उसने उसकी पूरी जांच की थी, लेकिन डेटाबेस में उसके बारे में कुछ भी नहीं था। हाल ही तक उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं था। हीरो ने सिर झुका लिया। आवाज ने कहा कि ना तो ये रिकॉर्ड था कि उसने कब हंटर स्टेटस के लिए अप्लाई किया और ना ही अवेकेंड होने की कोई ऑफिशियल पहचान थी। हीरो ने होंठ भींचे जब आवाज ने पूछा कि वो कौन है। अजनबी हीरो को देख रहा था। हीरो ने अपनी मुट्ठी उठाई जैसे वार करने वाला हो और कहा कि उसकी किस्मत इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो क्या जवाब देता है। हीरो ने शीशे पर पंच मारा जिससे दरारें पड़ गईं और अपनी मुट्ठी शीशे पर टिकाए रखी। हीरो ने पूछा कि उस आदमी का काम क्या है। अजनबी तन गया और सिर उठाया। हीरो ने शीशे की तरफ देखते हुए कहा कि आदमी को तमीज से अपना परिचय देना चाहिए। उसने उसे लॉक किया हुआ था और खुद शीशे के पीछे से घमंड से देख रहा था। बाफामेट ने कहा कि सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे, जोश भरे नारे लगा रहे थे और उसे हीरो कह रहे थे, जबकि उसने उस हंटर को मार दिया था जिसे वो चेज कर रहे थे। उसने आंखें फैला दी और कहा कि हीरो ने उसे गुस्सा दिला दिया है। उसने आगे कहा कि अगर वो फिर से जिंदा होता तो भी वो उसे दोबारा मार देता। हीरो ने शीशे के पार देखा और पूछा कि क्या वो चाहता है कि हीरो उसके साथ भी वही करे। आदमी का मुंह हैरानी से खुल गया। फिर वो ग्रिन करने लगा और जोर से हंस पड़ा। बाफेमेट हैरान रह गया और झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। हीरो की आंखें फैल गईं जब आदमी ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसे मार सकता है। अचानक एक आदमी हीरो के सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ जेबों में थे। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि हीरो क्या करेगा। हीरो ने अपना हाथ नीचे किया और शौक में उसे देखा। उसे याद आ गया। बाफेमेट अपनी जगह से झटका, हमला करने के लिए तैयार। नीली बालों वाला आदमी मुस्कुराया। एक जोर का वार हुआ और हीरो होश हवास खोकर जमीन पर पड़ गया था। आदमी ने नीचे देखकर तस्दीक की कि हीरो वाकई अवेकेंड है। नीली बालों वाला आदमी हीरो पर बैठा था और उसका गला दबाए हुए था। उसने बताया कि वो एक सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस का मेंबर है जिसका मकसद क्रिमिनल हंटर्स को पकड़ना और सजा देना है। नीली बालों वाले ने कहा कि उनका ग्रुप रोग कहलाता है। तब एक और आदमी उसके पीछे से आया और हीरो को देखा। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस हंटर को हीरो ने मारा था उस पर संगीन जुर्मों के केस थे। वो अलग अलग भेस में घुसकर हंटर्स को मारता और उनके अंग बेच देता था। हीरो के चेहरे पर एक कड़वा भाव आ गया। हीरो का गला दबाए हुए उसे एक सुपरस्टिशन के बारे में बताया गया कि जवान अवेकेंड लोगों के अंग खाने से सेहत बेहतर होती है और कभी कभी अमरत्व तक मिल जाता है। आदमी उस पर बैठा रहा और बोला कि वो इस काम से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर भी उस पर 5 एक्सेसरीज के मर्डर का चार्ज था। उसने कहा कि उन्होंने लाशें चेक की और देखा कि हीरो बिल्कुल सर्जन की तरह काम कर रहा था। एक सिंपल अवेकेंड इतने कम समय में इतना बड़ा मैसेकर नहीं कर सकता। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि हीरो का एक्सपीरियंस दिखाता है कि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड किलर है जिसके हाथ कोहनियों तक खून से भरे हुए हैं। हीरो कांप रहा था। उसने दांत निकाल दिए। आदमी ने पूछा कि क्या वो अपना कंक्लूजन सुनना चाहता है। बफेमेट ने सोचा कि उसे इंसान बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ी।
क्या सच में उसके पास इस ताकत के खिलाफ कोई मौका नहीं था? नीली बालों वाले ने कहा कि हीरो एक नेचुरल बॉर्न किलर है और अगर उसने खुद पर काबू नहीं पाया तो एक दिन वो दूसरे हंटर्स पर भी हमला करेगा और तब भी उन्हें उसे खत्म करना पड़ेगा। बाफेमेट ने सोचा, काश शुरू से ही वो इतना स्ट्रांग होता। अगर उसका जिस्म और मजबूत होता तो ये आदमी कब का उसके हाथों से टुकड़ों में बिखर चुका होता। नीली बालों वाले ने हाथ उठाया और वार करने को तैयार हो गया, कहते हुए कि इस कली को खिलने से पहले ही काटना होगा। हीरो का चेहरा दहशत से टेढ़ा हो गया। फिर सीन हंटर एडमिनिस्ट्रेशन के सेंट्रल ऑफिस का था। लोग ऑफिस में घूम रहे थे और काम कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन की लड़कियां हंटर्स को उनके सक्सेसफुल डेवलपमेंट की शुभकामनाएं दे रही थीं। एक लड़की मुस्कुराई, हेलो बोला और पूछा कि वो मदद कैसे कर सकती है। एक आदमी उसके सामने खड़ा था। रोग सर्विस का आदमी मुस्कुराया, हंसा और पूछा कि क्या हीरो डर गया था। वो खड़ा हुआ और बोला कि हीरो लकी है क्योंकि उन्हें ऐसे काम करने की इजाजत नहीं है और उसे हीरो पसंद भी है। हीरो ने अपना गला पकड़ा। उसे बताया गया कि वो ऐसा लगता है जो हर काम संभाल सकता है। नीली बालों वाला गंभीर हो गया और बोला कि अब हीरो रोग के लिए काम करेगा। उसकी स्किल्स बिल्कुल वही हैं जो उन्हें चाहिए। हीरो ने लड़की की तरफ देखा और कहा कि वो अपना हंटर स्टेटस रजिस्टर करवाने आया है। लड़की ने हीरो को देखा और हंटर सर्टिफिकेट मांगा। चश्मे वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि वो डेटाबेस में हीरो की बायोग्राफी ठीक करेगा और उसे हंटर एबिलिटीज का सर्टिफिकेट देगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि चेक सक्सेसफुल हो गया है, बस अब हंटर का निकनेम रजिस्टर करना है। चश्मे वाले ने उंगली उठाकर समझाया कि हंटर्स अपनी असली पहचान छुपाने के लिए स्यूडोनिम्स लेते हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि निकनेम डॉक्यूमेंट्स वाले नाम से अलग होना चाहिए। आदमी ने स्मर्क करते हुए कहा कि उनका काम खामोशी और एनोनिमिटी पसंद करता है। बाफेमेट मुस्कुराया। उसने सोचा कि ये आदमी उसे जिंदा छोड़ने का अफसोस करेगा और वो सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा। हीरो ने लड़की की तरफ देखा और अपना निकनेम बताया, बाफेमेट। उसने सोचा कि वो अपना नाम इतना खौफनाक बना देगा कि सिर्फ उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठेंगे। एक भेड़िया भागता हुआ आया काटने के लिए। हुड पहने हुए आदमी ने उसे चेहरे पर पंच मारा। पीछे से एक और भेड़िया दौड़ता हुआ आ रहा था। आदमी ने हाथ बढ़ाया और जोर से उस भेड़िए को पटक दिया। और भी भेड़िए उसके पीछे से उसे देख रहे थे। वो मुड़े और चुपचाप चले गए। एक बड़ा सा पंजा जमीन पर गिरा। बड़े भेड़िए ने हीरो को देखा। उसने अपना पंजा उठाकर वार करना चाहा। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे रुकने को कहा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, खाली शून्य में देखा और हुक्म दिया, बाहर आओ। कुछ भी नहीं हुआ। लड़के ने कहा, तो मतलब वो नहीं आ रहे। बड़े भेड़िए ने हमला शुरू कर दिया। उसने लड़के को देखा और उसके पेट पर जोर से वार किया। खून भेड़िए के शरीर से छिटक गया। बोमेट पोर्टल से एक कदम बाहर आया। उसने सोचा कि उसे इससे अलग कुछ उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने हाथ को देखा और सोचा कि उसकी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा ही वापस आया था और इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता था। एक नोटिफिकेशन सामने आई जिसमें लिखा था कि हिडन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसे उस आदमी का बदला लेने की इच्छा महसूस होनी चाहिए थी और उसके बदले जो भी रिवॉर्ड मिलता उसे लेना चाहिए था। बोमेट ने नोटिफिकेशन को ध्यान से देखा और सोचा कि उस पल उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, उन अपराधियों को मार देना, और उसे बिल्कुल उतनी ही ताकत दी गई थी। उसने नोटिफिकेशन को निराशा के साथ देखा और सोचा कि कोई हमेशा उससे कुछ न कुछ मांग क्यों रहा है। वो आगे चला, अपने सिर के पीछे खुजलाया और सोचा कि उसे बिल्कुल पता है कि वो किस चीज के लिए मेहनत करेगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और सोचा कि वो सिर्फ ताकत के लिए मेहनत करेगा। भले ही उसकी पुरानी ताकत चली गई हो, उसे सिर्फ दोबारा बनाना होगा। ये पहली बार नहीं था जब उसे जीरो से शुरू करना पड़ा हो। उसके पीछे एक क्रीचर प्रकट हुआ। वो हंसा और पूछा कि क्या वो वही बॉमेट है। वो मुस्कुराते हुए मुड़ गया। चश्मा पहने आदमी ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया और कहा कि शायद वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। हीरो ने फोन को देखा और पूछा कि उसे क्या दिखाया जा रहा है। आदमी ने जवाब दिया कि ये बॉस का वीडियो कॉल है। उसने अपनी उंगली कान में डाली और बॉस गुस्से में था कि वो इतना ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और खुद को टावर ऑफ द एबिस का लॉर्ड कहने लगा है। हीरो की आंखें हैरानी से फैल गईं जब बॉस ने कहा कि टावर को हंटर रेवन ने क्लियर कर दिया है। उसने कहा कि कोरिया ने अपना सबसे बेहतर हंटर डैमन बॉमेट की वजह से खो दिया। हीरो ने उस आदमी को देखा और चिल्लाया कि उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा कि अब उसका सिर्फ एक ही गोल है, और ज्यादा स्ट्रांग बनना और सबको चुप करा देना। दोनों आदमी सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। मेन आदमी ने कहा कि उसे यकीन नहीं है कि हीरो ये सब झेल पाएगा। हीरो ने उसे सवालिया नजरों से देखा। आदमी ने कहा कि वो अपने कर्मों के नतीजे खुद महसूस करेगा और उनकी मुलाकात जेजू आइलैंड पर होगी। हीरो ने हैरानी से चारों तरफ देखा। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। उसने समंदर को देखा और सोचा कि क्या यही वो समंदर है जो उसने तस्वीरों में देखा था। कैप पहने आदमी ने अपना फोन देखा और कहा कि वो टैक्सी लेंगे। बफेट समंदर की तरफ दौड़ गया। आदमी ने उसे देखा। मेन आदमी कुर्सी पर बैठ गया और बोला कि ये काम मेंटली हेल्दी लोगों के लिए नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसे देख रहे हैं। आदमी और लड़की बातें करते हुए चल रहे थे।
उसने पलटकर देखा जब किसी ने उसकी नीली आंखों के बारे में बात की। बात वोमेट बहुत पास आ गया, जिससे वो कपल डर गया। उसने कहा कि ये बिल्कुल अलग तरह का टॉय है। टी यंग ने उसे हुड से पकड़ लिया और हुक्म दिया कि अपने देश को बदनाम करना बंद करे। वो उस बिल्डिंग में थे जहां नए हंटर्स को करियर गाइडेंस दी जाती है। हीरो ने आदमी से पूछा कि जब हंटर्स सीधा मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं तो ट्रेनिंग कोर्स की क्या जरूरत है। आदमी ने जवाब दिया कि ये कानून है, लोग हंटर्स को चुनते हैं। आदमी ने हीरो को लगेज, आईडी और एक स्मार्टफोन दिया। हीरो ने अपनी आईडी को मुस्कुराते हुए देखा। टी यंग ने कहा कि जब लोग आसपास होंगे तो वो उसे चाम वू बुलाएगा। बोमेट ने सोचा कि उसके पेरेंट्स ने ये नाम बहुत सोच समझकर चुना था। आदमी ने एंट्रेंस की तरफ इशारा किया और लड़के को अंदर जाने को कहा। हीरो ने सोचा था कि वो आदमी उसके साथ आएगा, क्योंकि पहले वो उसे देख रहा था। जब टी यंग ने कहा कि वो अकेला अंदर जाए और शायद फिर समझ जाए तो लड़का हैरान रह गया। उसके चेहरे पर निराशा आ गई। आदमी ने हंटर्स का स्वागत किया और कहा कि वो उनका लीडर होगा। चश्मे वाले आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम मासन था। लोग बुफे एरिया में चल रहे थे। हीरो ने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो ROG का मेंबर था। उसने जवाब दिया कि नॉर्मल लाइफ में वो हंटर्स के साथ काम करने वाला एक मैनेजर है। लड़का गुस्से में था कि वो अब भी उसे इम्पोस्टर बुला रहे थे। माँ हंस पड़ा और कहा कि वो वैसे भी एक इम्पोस्टर ही है। हीरो ने देखा कि लोग उसके बारे में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। आदमी ने कहा कि पिछले 1 घंटे से सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसने सबको अपने खिलाफ एकजुट कर दिया, उसे एनिमी नंबर 1 बना दिया। लोग गुस्से से पलटकर उसे देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो यहाँ आ गया और ऊपर से बॉमेट नाम भी रख लिया। हीरो को बुरा लगा जब लोग उसे इडियट बुला रहे थे। माँ का नाम लिया गया। उसने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और कहा कि प्रिटेंड करे जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। फिर वो मुड़कर चला गया। हीरो ने पलटकर सोचा कि बस अब खाना खाएगा। अचानक उसकी आंखें शॉक में फैल गईं। माँ एक लड़की के साथ टेबल पर बैठा था। लड़की ने पूछा कि क्या उसे हंटर्स के नए डिवीजन के बारे में कुछ पता है। उसने कहा कि वो एक नॉर्मल टीम है। आदमी ने टेबल पर बैठी दूसरी लड़की की तरफ देखा और कहा कि गवर्नमेंट पहले ही इसमें इंटरेस्टेड है। उसने कहा कि इम्पोस्टर ने हंगामा मचा दिया है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। लड़की ने पूछा कि कौन सा नॉर्मल इंसान खुद को बामेट बुलाता है। माँ उनकी तरफ झुककर बोला कि वो गवर्नमेंट के साथ डील कर सकते हैं, सही डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और ये एक अच्छा प्रेसिडेंट होगा। वो मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि उसके अपने सबऑर्डिनेट्स भी हीरो से नफरत करते हैं और हंटर्स के बीच में तो वो और भी ज्यादा आउटकास्ट है। उसने उस जवान लड़के को देखा जो खुशी खुशी टेबल पर बैठा था। आदमी ने सोचा कि उसमें काफी समझ और हिम्मत है और वो आसानी से हार नहीं मानेगा। अचानक वो सतर्क हो गया। कई लोग हॉलवे से गुजर रहे थे। उसने A रैंक हंटर्स को देखा और घबराहट से कांप गया। लड़की ने समझाया कि आज कई A रैंक हंटर्स एडवांस ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। मासन नर्वस स्माइल के साथ मुस्कुराया। लड़की ने कहा कि वो सबके लिए रोल मॉडल्स होंगे। उसने सोचा कि वो सबके लिए रोल मॉडल्स होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। डेट ने खाने को हैरानी और तारीफ के साथ देखा। वो बंदा मुस्कुराया और सोचा कि जब वो एक डेमन था तब हमेशा ये सोचता था कि खाना एंजॉय करना कैसा होता होगा। जैसे उसने अपना चम्मच उठाया, मील का इंतजार करते हुए अचानक उस पर पानी डाल दिया गया। लोग शॉक में इस सीन को देखने लगे। बैंग! जीन उसके पास झुका और बोला कि ये फेमस बैथ हॉमिट है। वो हीरो को ताना मारते हुए देखकर बोला कि ऐसे निकनेम के लिए उसका चेहरा काफी बोरिंग है। जे हुआन का दोस्त उसके पास आया, भौहें सिकुड़कर पूछा कि वो सबके सामने ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। जे हुआन ने जवाब दिया कि वो उसे इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता था। वो बंदा हीरो की तरफ मुड़कर माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि उसने ये जानबूझकर किया था क्योंकि डेमन बैमेट ने उनके कई फेलो हंटर्स की जान ली थी। ये सुनकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। ऐसा निकनेम रखना उसके विक्टिम्स और उनके लव्ड वंस के लिए एक बड़ा स्लैप था। बैमेट खड़ा होता है और जी हुआन के ऊपर रखी खाने की प्लेट गिरा देता है। आसपास सब शॉक में आ जाते हैं। माँ का सर टेबल से टकरा जाता है। जी हुआन दांत पीसता है, हीरो की शर्ट पकड़ता है और उसे धमकाना शुरू कर देता है। हीरो बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि सिर्फ नाम लेने से बैमेट वापस जिंदा नहीं हो जाएगा। जी हुआन भौएं चढ़ा लेता है और दांत दिखा देता है। बॉम्बेट उसे चैलेंज करते हुए देखता है और पूछता है कि अगर उन्हें इतनी फिक्र है तो वो खुद क्यों जाकर उस ईविल को डिफीट नहीं करते। दूसरा बंदा शौक में पूछता है कि क्या वो ठीक है। हीरो सामने खड़े दुश्मन को देखकर कहता है कि उनके पास उस टावर तक जाने की ताकत ही नहीं है। जी हुई की आंखों की पुतलियां गुस्से में सिकुड़ जाती हैं। वो अपनी मुट्ठी उठाता और पंच मारने के लिए पूछता है कि क्या उसने सब कुछ कह दिया। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बफ एक्टिवेटेड। स्यून ये सब हैरानी से देख रहा होता है। जी हुई हीरो को घूरता है और कहता है कि बैमेट ने उसके दोस्त को मारा था। उसे याद आता है कि ऐसे रेवन मुस्कुराते हुए बोला था कि उसका पंच काफी अच्छा है और वो जरूर S रैंक में पहुंच जाएगा। जी हुई फिर से अपनी मुट्ठी उठाता है और कहता है कि बैमेट ने रेवन को मार दिया। हीरो टेंशन के साथ उस मुट्ठी को देखता है और सोचता है कि डॉज करे या ब्लॉक। तभी अचानक सफेद बालों वाला एक बंदा जी हुई की मुट्ठी रोक लेता है और कहता है कि यहाँ लड़ाई मना है। सब लोग उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। हीरो सोचता है कि शायद उसने इसे कहीं देखा है। बाकी लोग इस हंटर को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये रेवन का छोटा भाई है। हीरो की आंखें फैल जाती हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रेवन का एक भाई भी था और वो काफी फेमस है। सिल्वर हेड हंटर सामने देखता है। वो सबसे जवान A रैंक हंटर था जिसका निकनेम ग्रिफिन था।
जी हुई के पीछे खड़ा बंदा खुश होता है कि वो रीट्रेनिंग के लिए आ गया है। जी हुई ग्रिफिन की तरफ मुड़कर पूछता है कि लड़ाई मना होने का मतलब क्या है, क्या अब उन्हें इस फ्रीक को ग्रीट करना चाहिए। ग्रिफिन शांत अंदाज में कहता है कि इस आदमी ने कुछ भी ऑफेंसिव नहीं बोला, अगर उसका भाई ज़्यादा स्ट्रांग होता तो वो जिंदा वापस आ जाता। जी हुई चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन तब कैनन उनके पीछे अपीयर होता है और कहता है कि यहाँ फाइट शुरू ना करें। वो एक बंदे की तरफ देखकर बोलता है कि झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी लोग देख रहे हैं। जी हुआन उससे पूछता है कि उन्होंने इस आदमी को उसके दोस्त को प्रोवोक क्यों करने दिया। ऑकवर्डली वो अपना हाथ फोरहेड पर रख लेता है। मैनेजर मुस्कुराता है और जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो हीरो से कहता है कि बाहर चलकर बात करें। एक बंदा ऑब्जेक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उसके करीब झुककर उसे चुप रहने को बोल देता है। जैसे ही वो सीन से दूर जाते हैं, रेविन का भाई हीरो को नफरत भरी नज़रों से देखता है। यू योंग आगे देखती है और नए हंटर्स का वेलकम करती है। वो कहती है कि वो सिस्टम के टॉपिक पर एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होस्ट करेगी। वो उंगली उठाकर बोलती है कि जब उन्होंने अवेकनिंग एक्सपीरियंस की थी तो सबसे पहले उन्होंने सिस्टम विंडो देखी थी। हीरो बोर होकर बैठता है। मैनेजर उसके पास झुककर कहता है कि उसे पंच मारे। लड़का समझ नहीं पाता क्यों। हीरो सॉन्ग घन को देखकर कहता है कि अगर उसने उसे हायर नहीं किया होता तो ये सब कभी नहीं होता। वो भौएं चढ़ाकर फिर से कहता है कि उसे हिट करे। हीरो अपनी मुट्ठियां गर्म करना शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो श्योर है। सॉन्ग घन पूछता है कि क्या उसमें ज़रा सी भी कॉन्शियंस है। बैफिट पूछता है कि उसे उससे चाहिए क्या। मैनेजर उसे कहता है कि जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक कंट्रोल रखे। लड़का टेंस हो जाता है। मैनेजर अपने सीने पर हाथ बांधकर कहता है कि ध्यान से सुने। वो समझाता है कि जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तब कोई उसे बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अभी उसे बिल्कुल शांत रहना होगा, पानी से नीचे, घास से भी नीचे। वो कहता है कि अगर उसे 100 मार्क लोन भी कर दिया जाए तब भी वो किसी भी रैंक का सामना नहीं कर पाएगा। वो उसे शो ऑफ ना करने की सलाह देता है। मैनेजर अपने फ़ोन पर न्यूज़ पढ़ रहा होता है। वो गुस्से में फ़ोन को देखता है और हैरान होता है कि हीरो कोर्स में ऐसे आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे जवाब मिलता है कि वो हंटर्स के लिए एक बैड नेम बना रहा है। बंदा अपनी मुट्ठी उठाता है और जोर से डिवाइस पर दे मारता है। क्रैश। सब लोग शॉक में उसकी तरफ देखते हैं। वो गुस्से से उन्हें घूरता है और कहता है कि इस चीज़ ने मेरे पैसे खा लिए, शायद इसे मारना चाहिए ताकि ये वापस निकाल दे। लोग उसे हॉरर के साथ देखते हैं और रैंक्स के बीच होने वाली फाइट देखने चले जाते हैं, ये सोचकर कि वो एक किलर जैसा लग रहा था। हीरो अपने सिर के पीछे खुजलाता है और उम्मीद के साथ सोचता है कि शायद सब शांत हो जाएंगे। वो बिना मुट्ठियां चलाए ही इस सबसे निपट सकता था। एक मशीन से फ्री में गिर गया। हीरो झुककर उसे उठाता है। वो उसे पीने लगता है और उन दोनों के बीच चल रही फाइट के बारे में सोचता है। फिर वो हॉल में एंटर करता है। सब लोग फाइट देख रहे थे। एक गाय जमीन पर गिर गया। जे हवान ने नीचे देखा। ज्यूरी ने उसकी जीत अनाउंस की। हारने वाला उसके पास आया और बोला कि उसे लगा नहीं था कि वो जीत पाएगा, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा। ज्यूरी ने हाथ उठाकर कहा, हंटर लियोन ने अपनी 9th फाइट जीत ली है। नेक्स्ट कौन? JH1 ने नजर हटाई और ग्रिफिन की तरफ देखा। उसने उसे बुलाया। ग्रिफिन ने उसकी तरफ देखा। उसने स्पारिंग मैच को ऑफर दिया। ग्रिफिन ने अपना बैज उतार दिया, जबकि ज्यूरी ने रूल्स एक्सप्लेन किए कि विनर वही होगा जो पहले ओपोनेंट को ब्लू बैंडेज से पकड़ेगा। लियोन अपने सीने पर बाहें क्रॉस करके खड़ा था। यू योंग और उसका कोलीग बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे जब जनरल मैनेजर वहां आया। ज्यूरी ने कहा कि पैसिव और एक्टिव स्किल्स अलाउड नहीं है। सांग गुन मुस्कुराया। उसे बताया गया कि न्यू कमर्स भी फाइट देखने आए हैं। हीरो क्राउड के बीच खड़ा होकर देख रहा था। एक लड़की यू योंग की तरफ झुकी और बोली कि हंटर ग्रिफिन बहुत हैंडसम है। ग्रिफिन ने नजर हटा ली। लड़की ने कहा कि वो उससे उसका नंबर मांगेंगी। हेड मैनेजर और युन ने एक दूसरे को देखा, जबकि डार्क हेड लड़की उस लड़के को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। सांगुन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ टिकाया। यू योंग ने कहा कि ग्रिफिन बहुत पॉपुलर है और पूछा कि वो कितने साल का है। हेड मैनेजर ने जवाब दिया कि वो मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में है। एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। फिर लियोन और ग्रिफिन ने फाइट शुरू की और लड़की डिसबिलीफ में चीख पड़ी। लियोन ने ग्रिफिन को देखा और कहा कि जो उसने सीखा है वो दिखाए। ग्रिफिन ने अपनी टांग घुमाई। लियोन ने पंच मारा, लेकिन ग्रिफिन ने डॉज कर लिया। उसने अपने ओपोनेंट को सीरियसली देखा। उसने लगातार पंचेस मारे और ओपोनेंट के पंचेस ब्लॉक किए। लियोन अटैक के लिए रेडी हुआ। उसने पंच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मिस हो गया और ग्रिफिन उसके पीछे आ गया। JH1 ने मुड़कर देखा। ग्रिफिन ने अपना बैंडेज उतार दिया। ऑडियंस फ्रीज हो गई। हीरो ने आगे देखा। ग्रिफिन के हाथ में बैंडेज था। ज्यूरी ने उसे विनर डिक्लेयर कर दिया। ग्रिफिन ने साइड में देखा, किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि बहुत जल्द वो S रैंक तक पहुंच पाएगा। ग्रिफिन ने साइड में देखा और पूछा कि क्या वो फाइट कंटिन्यू कर सकता है। लियोन ने कहा कि वो ग्रू कर रहा है। ज्यूरी ने पूछा कि वो किससे फाइट कंटिन्यू करना चाहता है। ग्रिफिन ने बॉमिट का नाम लिया। हीरो शांत रहकर आगे देखता रहा। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वो सरप्राइज हो गया। JH1 ने उस लड़के को देखा। ज्यूरी ने पहले उसे, फिर रूल्स को देखा
और कहा कि वो न्यूबी है और इसकी सलाह नहीं दी जाती। हेड मैनेजर ने ग्रिफिन को देखा और कहा कि ये एक अच्छा आइडिया है। उसने झुककर कहा कि इससे ए रैंक और न्यूबीज के बीच का डिफरेंस दिख जाएगा, लोग इस फाइट से सीखेंगे। ग्रिफिन ने साइड में देखा जब हीरो उसके पास आया। बॉमिट ने आगे देखा और सोचा कि सांगुन इसकी परमिशन क्यों दे रहा है जबकि उसने खुद कहा था कि लो प्रोफाइल रखो। हीरो ने आगे देखा, रेवन का छोटा भाई गर्दन स्ट्रेच कर रहा था। लड़के ने सोचा कि वो ग्रिफिन को हैंडल नहीं कर पाएगा। ग्रिफिन ने बॉमिट को देखा और बॉमिट ने सोचा कि कम से कम खड़े खड़े 2 पंचेस तो मारने ही चाहिए। ग्रे हेड गाय दौड़कर आया और स्ट्राइक की, लेकिन हीरो ने ब्लॉक कर लिया। ग्रिफिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बॉमिट ने सोचा कि उसे कम से कम एक पंच तो मारना ही होगा। ग्रे हेड गाय ने उसे पीठ के बल गिरा दिया। उसकी फिस्ट हीरो के चेहरे के पास आ गई। हीरो ने डॉज कर लिया और फिस्ट फ्लोर पर डेंट छोड़ गई। ग्रिफिन अगला पंच मारने के लिए झूला। उसने बॉमिट को देखा जो सोच रहा था कि ग्रिफिन ने उसे एटम्स में तोड़ने के लिए ही चुना है। हीरो साइड में जंप कर गया। ऑडियंस में लोग बात कर रहे थे कि शायद ग्रिफिन इस लड़के से परेशान था क्योंकि वो खुद को किलर के नाम से बुलाता था। ग्रिफिन ने हाथ उठाकर स्ट्राइक की। बॉमिट ने ब्लॉक किया। उसकी प्यूपिल्स दर्द से सिकुड़ गईं। उसने ग्रिफिन के तेज मूवमेंट्स को डॉज किया। ग्रिफिन ने उसे सर से पकड़कर फिर से जमीन पर पटक दिया। बॉफिक उठा और पीछे जंप किया। उसने पसीना पोंछा और सोचा कि उसके साथ बिल्ली और चूहे जैसा खेल हो रहा है। ग्रिफिन ने उसे उदास नजरों से देखा। हीरो ने हाथ से अपना चेहरा पोंछा। ग्रे हेड आदमी ने फिर से बॉमिट पर स्विंग की। बॉमिट ने भी स्विंग की और सोचा कि कितना अफसोस है कि वो लिमिट में बंधा हुआ है। ग्रिफिन ने उसे हिट किया। उसने सोचा कि वो उसकी असली ताकत देखना चाहता है। बॉमिक के चेहरे पर एल्बो लगा। उसके गाल एक्साइटमेंट से लाल हो गए। उसने सोचा कि वो देखना चाहता है कि लड़का कितना स्ट्रांग है। उसने ओपोनेंट का ब्लो डॉज किया। ग्रिफिन ने उसे देखा और कहा कि यही फाइट खत्म कर देते हैं। हीरो की आंखें शॉक में फैल गईं। उसे समझ नहीं आया कि वो रुकना क्यों चाहता है। ग्रिफिन ने अपनी फिस्ट्स नीचे कर दी और कहा कि अब कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। जूरी ने कहा कि ये एक स्पेशल फाइट थी, इसलिए जैसे वो चाहें। ग्रिफिन वहां से चला गया और हीरो वहीं खड़ा रहा, मानने को तैयार नहीं। उसने खाली जगह में देखा और सोचा कि वो फाइट करना चाहता है, वो कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन उसे सैन की एडवाइस याद आई कि वो अभी वीक है और उसने मान लिया। उसकी चीख पूरे कॉन्टिनेंट में गूंजी। उसे लगा जैसे वो कहीं उड़ गया हो। उसने ग्रिफिन को बुलाया और उसकी चीख पूरे प्लैनेट पर सुनाई दी। वो शिकारी मुस्कान के साथ हंसा। उसका असली रूप उसके पीछे दिखाई दिया और उसने मिडिल फिंगर दिखाई। ग्रिफिन ने आंखें खोल दी। शॉक में एक बड़ा डेमन का हाथ उसकी पीठ के ऊपर नजर आया। लड़के ने बॉमिट को एक किक में उड़ा दिया। सब लोग शॉक में देख रहे थे। ग्रे हेड आदमी हैरान होकर हाफ गया। हीरो खिड़की तोड़कर पूल में गिर गया। आवाज सुनकर लड़कियां मुड़ गईं और चीख पड़ी। ब्लॉन्ड लड़की ने मुड़कर देखा जब किसी ने कहा कि कोई पूल में गिर गया है। हीरो ने सोचा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रिफिन उसे एक ही ब्लो में हरा देगा, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक दिन अपनी स्किल्स से वो उसे 100 बार हराएगा और उसे घुटनों पर ला देगा। बॉमिट पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ सिर्फ पानी था और उसे समझ आ गया कि वो डूब रहा है। ब्लॉन्ड लड़की उसे बचाने के लिए तैर कर आ रही थी। उसने आंखें खोली। उसके सामने पीले बालों और नीली आंखों वाली एक लड़की थी। हीरो पानी के अंदर था। उसने लड़की को देखा और उसके सुनहरे बालों और नीली आंखों को नोटिस किया। लड़की शांत नजरों से उसे देख रही थी। बॉमिट ने उसे देखा। लड़की उसके और पास आ रही थी। उसने उसका सर पकड़ लिया और सोचा कि अब वो और नहीं कर सकता। वो उसे जोर से हिलाने लगा और मन ही मन कहने लगा कि उसे सांस नहीं आ रही। उसने मदद मांगी। हीरो ने गाली दी। लड़कियों ने पूल की तरफ देखा और कहा कि काफी वक्त बीत गया था जब उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। पानी के ऊपर उसके सुनहरे बाल तैर रहे थे। लड़कियों ने डर से अपना मुंह खोल लिया। हिस्टीरिया में वो पूछने लगी कि ये क्या था। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा हो गया है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। डेमन दीवार के पास खड़ा था। आवाज ने पहले नंबर 8 बुलाया, फिर 18। डेमन की आंखें चमक उठी। उसने जवाब दिया और उसे काम के लिए तैयार रहने को कहा गया। एक और डेमन जिसके हाथ में दरांती की वहां से गुजरा। डेमन ने पूछा कि काम किस तरह का है। उससे पूछा गया कि क्या वो अभी तक जगह नहीं है। जब वो कह रहा था कि लोगों का शिकार करने का वक्त आ गया है, तभी उसका सर काट दिया गया। बाम ने आंखें खोली। वो जमीन पर पड़ा हुआ था और अपना सर पकड़ रखा था। उसने सोचा कि जब से वो इंसान बना है तब से उसे ऐसे सपने लगातार दिख रहे हैं, लेकिन जो सपना वो अभी देख रहा था वो अलग था। उसने अपने सामने एक लड़की के होंठ देखे। उसकी रक्षक उसके पास ही बेहोशी की हालत में पड़ी थी। हीरो ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और पहचान लिया कि वो एक विदेशी थी। उसने अंदाजा लगाया कि जब वो पानी में गिरा था तब शायद इसी लड़की ने उसे बचाया था। किसी ने हीरो से कहा कि घूरना बंद करे। गुस्से में लड़की हीरो के चेहरे के बिल्कुल पास झुकी और बोली कि वो उसे अपने नंगे हाथों से जमीन में दफन कर देगी। बाम अचानक अपने हाथ के बल उठ बैठा। उसने अपने पीछे खड़ी लड़की को देखा। उसके पीछे 2 खूबसूरत लड़कियां स्विमसूट्स में खड़ी थीं। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़कियां कौन हैं। हेड मैनेजर यूयोंग के साथ कमरे में दौड़ा हुआ आया। उन्होंने माफ़ी मांगी और पूछा कि क्या कोई हानि हुई है। लड़की ने मुड़कर देखा और एम्प्लॉयज़ ने उसे आर्क गिल्ड की हंटर ईटा के रूप में पहचान लिया। वो लोग उसके पास आए। इसी दौरान पानी से एक हाथ बाहर निकला। एम्प्लॉय ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। लड़की ने बालों की लड़ी हंटर को पकड़ा दी। उसने पूछा कि क्या सब गिन लिया है, और जवाब मिला बिल्कुल। संतुष्ट लड़की ने अपनी गर्दन खुजलाई। ईटा ने शर्मिंदा से नन की तरफ देखा।
उसने बताया कि उनकी गिल्ड ग्रुप वेकेशन पर थी, इसलिए वो कल से इस होटल में रह रहे थे। उसने कहा कि अभी सब पूल पार्टी में है। उसने शर्मिंदा बैथोमेट की तरफ इशारा करके कहा कि ये लड़का अचानक आसमान से गिरा और उनकी पार्टी बर्बाद कर दी। उसने सुना था कि पड़ोस के होटल में इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए उसने माना कि हीरो एक नया हंटर है और ट्रेनिंग कर रहा होगा। ईटा ने एम्प्लॉय की तरफ देखा। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा। ईटा ने बाल का एक स्ट्रैंड दिखाया और पूछा कि क्या उन्हें पता है ये क्या है। उसने बाल को घुमाया और कहा कि ये कोई आम बाल नहीं है। उसने कहा कि ये सुबह जल्दी उठने और महंगा हेयर सैलून पूरा रेंट करने की कीमत है। ये उन महंगी ऑर्गेनिक चीज़ों की कीमत है जो रोज़ पहाड़ों से डायरेक्ट मंगाई जाती हैं। इतने सेहतमंद और चमकदार बालों के लिए उसने कहा कि उसका समय और मेहनत सोने के बराबर कीमती है। लड़की की आंखें फैल गईं। उसने कहा, मेरी आंखों के नीचे ये काले घेरे। तभी बाकी लड़कियों ने ईटा की चीख को दबा दिया। ईटा ने कहा कि इस बाल में ये सब कुछ शामिल है क्योंकि ये उनकी गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव का है। कमरे में शर्मनाक खामोशी छा गई। सांगुन ने गिल्ड के साथ झुककर पूछा कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करे। लड़की ने हीरो की तरफ देखा और कहा कि उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बाम की आंखें फिर से फैल गईं। लड़की ने उसे मजाक भरी नज़र से देखा और कहा कि एक बाल की कीमत 1 मिलियन वॉन है। उसने कहा कि कुल 116 बाल हैं, मतलब हीरो पर 116 मिलियन वॉन का कर्ज है। उसने उसे भरपाई करने को कहा। बैथोमेट सोचने लगा कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे समझ आ गया कि ए रैंक हंटर्स के साथ आज की मुलाकात पहले ही बुरे तरीके से खत्म हो चुकी है और अब आग गिल्ड के साथ भी समस्या हो गई है। लड़की ने उसे दहशत से देखा और सोचा कि पिछले जन्म में उसने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उसे इतना भुगतान करना पड़ रहा है। उसने पूछा कि क्या एक बाल के लिए इतना पैसा देना बेकार नहीं है। ईरो ने गुस्से में हीरो की तरफ देखा और पूछा कि ये लड़की कौन है और क्या ये इतने पैसों के लायक है। बैथोमेट ने उन लड़कियों को घूरा जो गुस्से में बोल रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें हो क्या गया है। उन्होंने बताया कि उसका कोड नेम वैल्केरी है। लड़की ने कहा कि वो एक एस रैंक हंटर है और पोलैरिटी रैंकिंग में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि उसके पास लाजवाब स्किल्स और अपीयरेंस है। लड़कियों ने गुस्से से हीरो को देखा और कहा कि वैल्केरी नंबर 1 कमर्शियल मॉडल है। वो जो भी पहनती है, इस्तेमाल करती है, सब तुरंत सोल्ड आउट हो जाता है। ईटा ने कहा बस। उसने हाथ हिलाकर कहा कि इस न्यूबी को सब समझाने में सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। वो हीरो के पास आई और कहा कि अगर वो इस फील्ड में नया है और शांति से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पूरी रकम चुका देनी चाहिए। बैथोमेट की आंखें फिर से फैल गईं। लड़की ने कहा कि अगर एक साथ देना मुश्किल है तो वो किश्तों में दे सकता है या फिर वो उसके लिए कोई काम ढूंढ लेगी जिसमें उसे अपने शरीर से भुगतान करना पड़ेगा। उसने लड़की को अपनी बेइज्जती करते हुए इमेजिन किया और सोचा कि ये कोई पुरानी चूट होगी। ईटा ने हीरो को हैरानी से देखा और पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो कमज़ोर है। बैथोमेट ने कहा कि अगर वो इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि हुआ क्या था। बैथोमेट ने एम्प्लॉय की तरफ उंगली उठाई और कहा कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन में सही इंतजाम नहीं किया। उसने कहा कि उसकी किक की वजह से ही वो नीचे जा गिरा। तभी ग्रिफिन कमरे में आया। सब लोग उसकी मौजूदगी से हैरान रह गए। लड़कियों ने सोचा कि उससे दुश्मनी रखना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ईटा ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और हंटर की तरफ देखा और कहा कि उस पर हीरो को लात मारकर उड़ा देने का आरोप है। क्या ये सच है? ग्रिफिन ने कहा हाँ। यूजीन ने शर्मिंदगी से हंट्रेस की तरफ देखा और कहा कि एक ए रैंक हंटर और एक न्यूबी के बीच सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था। ईटा ने पूछा कि क्या ये गलती थी। उसने हीरो की तरफ देखा और कहा कि अब क्या किया जाए। उसने कहा कि इससे ये सच नहीं बदलता, इसीलिए कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा। सांगुन ने बीच में दखल दी और मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी तरफ से कॉम्पनसेशन का इंतजाम किया जाएगा। ईडो हैरान रह गया। उस आदमी ने कहा कि वो इस घटना से करीबी तौर से जुड़े हुए हैं, लेकिन पैसों में कॉम्पनसेशन देना सरकारी गाइडलाइंस के खिलाफ है। लड़कियां हैरान रह गई। उस आदमी ने टावर के एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफर किए। टावर एक्सक्लूसिव राइट्स एक ऐसा सिस्टम है जो किसी खास गिल्ड को एक से ज्यादा टावर पर पूरा अधिकार देता है। बिगर वॉक टावर्स की सबसे खास बात यह होती है कि जिन गिल्ड्स के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उन्हें मैजिक स्टोन्स और आइटम्स का इनफिनिट सप्लाई मिलता रहता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स तब तक रिस्पॉन्ड होते रहते हैं जब तक टावर कंप्लीटली क्लियर ना हो जाए। इसके अलावा जो हंटर्स उस गिल्ड का हिस्सा नहीं होते, जिनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, उन्हें अपने लूट का एक हिस्सा डोनेट करना पड़ता है और किसी भी हाल में टावर को एंड तक क्लियर नहीं कर सकते। कुछ हंटर्स का कहना है कि ये सिस्टम बिल्कुल एब्सर्ड है, लेकिन कौन परवाह करता है। अगर तुम जेलस हो तो तुम्हें किसी स्ट्रॉन्गर गिल्ड में ज्वाइन हो जाना चाहिए। शॉन मुस्कुराया और बोला कि उनके पास एक ऐसा टावर है जो पिछले 1 साल और आधे से क्लियर नहीं हुआ है। उसने कहा कि उन्हें 1 साल के लिए उस टावर के ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे। ईटीओ ने लड़कियों को सेटिस्फैक्शन के साथ देखा और कहा कि वो पहले गिल्ड मेंबर्स के साथ इस मैटर पर डिस्कशन करेगी। फिर वो सब इस बात पर डिस्कशन करने लगे। इसी दौरान यूयोंग ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो टावर के राइट्स देने का डिसीजन ले सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो गिल्ड टावर को क्लीन कर देगी। ईटीए हल्की सी हंसी और मुड़कर बोली कि वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। स्टाफ ने थम्स अप दिया और कहा कि ये ग्रेट चॉइस है। कुछ देर बाद वाल्किरी ने अपनी आंखें खोलीं और बैठ गईं। ईटीए ने पूछा कि क्या सब ठीक है। उसने कहा कि उन्हें अब निकलना होगा। वाल्किरी कंफ्यूज्ड हो गई और पूछने लगी कि सेंट्रल ऑफिस के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उसे बताया गया कि सब कुछ बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। लड़कियां हीरो के पास से गुजरीं। बॉमेट ने उन्हें डिस्प्लेजर के साथ देखा जब वो चुपचाप उसके पास से निकल गईं। उसने उसे गुस्से से घूरा।
आदमी की आंखें अचानक वाइड हो गईं। वाल्किरी ने उसे आंख मारी। उसने कंफ्यूजन में पूछा कि इसका मतलब क्या था। मैनेजर्स ने कहा कि वो उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने झुककर कहा कि ऐसे अनफोर्सीन सिचुएशंस का पहले से ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती थी और माफ़ी मांगी। हंटर्स कन्फ्यूजन में इधर उधर देखने लगे। कुछ देर बाद बॉमेट चलते हुए सोचने लगा कि हंटर्स कितने अलग अलग होते हैं। अंधेरे से किसी का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उसने समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। वाल्किरी ने उसे आंख मारी। क्या ये फाइट का सिग्नल था? ग्रिफिन ने अपनी जेब से एक हैंडकरचीफ निकाला और अचानक मुड़ गया। ग्रिफिन ने कहा कि उसे उसकी प्रेजेंस का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। दोनों ने अपनी फोरहेड्स एक दूसरे से लगा ली। हंटर ने पूछा कि वो कपड़ा कैसे खींच पाया। तब ग्रिफिन को याद आया लोगों के चेहरों पर छाया पैनिक। उसने गिल्ट के साथ अपने होठों को भींचा और अचानक नीचे देखा। उसे एहसास हुआ कि उस वक्त पूल वाले रूम में उसने कपड़ा पहना ही नहीं था। वो कपड़ा पानी में तैर रहा था। बॉमेट ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, ये समझते हुए कि वो आदमी सिर्फ यही पूछने के लिए उसका पीछा कर रहा था। उसने कहा कि उसकी मूवमेंट्स काफ़ी स्वीपिंग थीं और कपड़ा ऐसे लटक रहा था जैसे उसे खींचने को कह रहा हो। ग्रिफिन ने कहा कि हीरो एक न्यूबी है और उसे समझ नहीं है कि ऐसी चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। उसने हीरो को देखा और कहा कि सिर्फ बहुत ज़्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाला हंटर ही इतनी छोटी बात नोटिस कर सकता है। उसने सीरियस होते हुए पूछा कि हीरो असल में कौन है। बॉमेट चुप हो गया। उसने पूछा कि जब उसने उसे चूज़ किया था क्या वो भी इमोशंस के बेस पर था। आखिरकार उसने उस मॉन्स्टर का नाम उसे दिया था जिसने उसके भाई को मारा था। उसने पूछा कि क्या हंटर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स से ड्रिवन होना चाहिए। ग्रिफिन ने कहा कि टॉपिक चेंज मत करो और सवाल का जवाब दो। उसने दांत भींच लिए। हीरो ने कहा कि अगर सामने वाला थोड़ा रीजनेबल होता तो वो इसका जवाब दे देता, लेकिन इतने इमोशनल इंसान को जवाब देने की क्या जरूरत है। बॉमेट ने हंटर को हैरानी से देखा। उसने पूछा कि क्या वो सच में कहना चाहता है कि वो उससे बदला ले रहा था। उसने अपना हाथ नीचे किया। आदमी ने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता था जिसके साथ स्पार करके अपना गुस्सा निकाल सके। बॉमेट सोचने लगा। ग्रिफिन ने पूछा कि क्या ये जवाब काफी है। उसने कहा कि हीरो अब बोल सकता है, लेकिन हीरो ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने पूछा कि क्या उसके गुस्से की वजह ये थी कि बॉमेट ने उसके भाई को मार दिया जिसे वो खुद मारना चाहता था। ग्रिफिन ने हीरो को हैरानी से देखा, भौहें सिकोड़ी और दोबारा पूछा। बॉमेट हैरानी से बोला कि वो बिल्कुल सही था। उसने कहा कि जब उसने उसे चूज किया और हराया था तब उसे बिल्कुल भी नफरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जो बात उसने अभी कही थी वो प्योर इमोशंस थे, खुली नफरत। ग्रिफिन ने अपनी नजरें झुका ली। हीरो ने कहा कि वो आदमी बस अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था जो बॉमेट नाम धारता था, वो नाम जो उस मॉन्स्टर का था जिसने उसके भाई को मारा था, जिसे वो खुद मारना चाहता था। ग्रिफिन ने उदासी से हीरो के शब्द दोहराए, अपना सिर झुकाया और कहा कि हंटर्स सेंट्स नहीं होते और लोगों को मार सकते हैं। उसने कहा कि ये अभी भी उसके लिए एक मिस्ट्री है कि वो अपने खून के भाई को क्यों मारना चाहता था। ग्रिफिन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने आंखें फैलाई और एक सवाल पूछा। उसे याद आया वो मर्डरस ऑरा जो एंड में महसूस हुई थी। उसने कहा कि ऐसी ऑरा सिर्फ दो जगहों पर महसूस होती है, या तो डंजन में या फिर टावर में। वो हीरो के पास गया और बोला कि ऐसी ऑरा सिर्फ हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स से आती है। उसने पूछा कि एक इंसान के पास मॉन्स्टर जैसी ऑरा कैसे हो सकती है। उसने कहा कि इसका जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। बॉमेट हल्की सी हंसी हंसा। हंटर ने उसे इंसान के मास्क के नीचे छुपा हुआ मॉन्स्टर कहा। बॉमेट जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी हॉलवे में गूंज उठी। बॉमेट मुस्कुराया और बोला कि वो आदमी सच में एक इंटरेस्टिंग टॉय है, अपने मन में ये नोट करते हुए कि उसका भाई भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसने अपना हाथ उठाया और पूछा कि अब वो क्या करेगा। ग्रिफिन ने कहा कि चाहे किसी से भी पूछ लो, मॉन्स्टर्स को तुरंत मार देना चाहिए।